वालेकुम। अभी तक हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को और एक्टिव पैसिव वॉइस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम तीसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी आप लोगों के ईटा पर्सपेक्टिव से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोग के पास एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से कंबाइंड 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि एक साथ एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 आ जाए और नरेशन से 3 आ जाए, या इस तरह भी हो सकता है कि वॉइस से 3 आ जाए और नरेशन से 2 आ जाए। लेकिन कंबाइंड अगर आप इसको लेते हैं तो आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब आज हम इसके बेसिक रूल्स को डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आज उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो ये हमारे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट चेंजेस, इनडायरेक्ट का मतलब होता है विद चेंजेस, और नरेशन का मतलब होता है सेइंग। डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट चेंजेस, इनडायरेक्ट का मतलब होता है विद चेंजेस, और नरेशन का मतलब होता है सेइंग। यानी किसी बंदे ने कोई बात की और आप उस बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करते हैं और आप उसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं करते हैं तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और अगर मैं उस बंदे के अल्फाज को चेंज कर लूं तो इसका मतलब होगा इनडायरेक्ट नरेशन। यानी एक बंदा मुझसे कहते हैं कि आई एम फाइन और मैं इसी तरह रिपीट करूं कि आई एम फाइन, तो ये हमारे पास बन जाएगा डायरेक्ट नरेशन। और अगर मैं उसके वर्ड को चेंज करूं और मैं कहूं कि ही वाज फाइन, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। अब डियर व्यूअर्स, हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की चेंज करने की बात कर रहे हैं। अब इस तरह नहीं कि आप जो है वो सेंटेंस के सारे नेचर को चेंज करें। यानी फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आई एम फाइन और आप यहां पर लिख देते हैं कि दे आर प्लेइंग, नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि आप उसके वर्ड्स को थोड़ा सा जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड आई एम कमिंग, he said that he was coming। अब ये जो पार्ट हमारे पास सेंटेंस का है इसको मैं कहूंगा डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि मैंने उस बंदे के अल्फाज में किसी किस्म के चेंजेस नहीं की है, बल्कि मैंने उन्हीं वर्ड्स को उसी तरह रिपीट कर लिया है। जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने उसके अल्फाज को चेंज कर लिया है, इस वजह से ये हमारे पास बन जाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन। अब क्वेश्चन आपके जहन में जरूर ये आएगा कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि आया ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है या ये हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जिस सेंटेंस में आपके पास ये ऊपर हम जो 2 कामे लगाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। ये जो ऊपर आपने 2 कामे लगाए हैं इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अब जिस सेंटेंस में आपके पास इन्वर्टेड कॉमास होंगे वो सेंटेंस आपके पास डायरेक्ट नरेशन है, और जो सेंटेंस आपके पास जिसमें आपके पास इन्वर्टेड कॉमास नहीं है हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड आई एम कमिंग, तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के हमारे पास 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारे पास वो है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और एक हिस्सा हमारे पास वो है जो कि इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है। अब ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, इस वजह से इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच का मतलब है सेइंग, सही है। और ये हिस्सा आप देखिए, ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इस वजह से हम इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो हमारे पास बन जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है वो हमारे पास बन जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, तो इनको आप आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि जहां पर इन्वर्टेड कॉमास है वहां पर रिपोर्टेड स्पीच है, और जहां पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है वहां पर रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टेड इन्वर्टेड, इसके जरिए से आप क्या करेंगे, इसके जरिए से आप अपने लिए ये चीज थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका हमारे पास जो वर्ब होगा इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच का हमारे पास जो वर्ब है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास जो वर्ब है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर लेता हूं ताकि फिर इसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करें। सबसे पहले हमने कहा कि डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट चेंजेस। किसी बंदे ने कोई बात कही और मैं उसके अल्फाज को चेंज नहीं करूंगा तो ये डायरेक्ट नरेशन बन जाएगा, और अगर मैं उसके अल्फाज को चेंज कर लूंगा तो ये इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। आपको किस तरह पता चलता है, अगर इन्वर्टेड कॉमास है तो ये डायरेक्ट नरेशन है, अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो इनडायरेक्ट नरेशन है। फिर आपके पास सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है।
वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है हम उससे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है और होपफुली आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, वैसे अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अब सेंटेंस का वो हिस्सा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हम उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सो अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो इसकी डिफिनीशन मैं आपको बताता हूं, लिखे द रिपोर्टिंग स्पीच का डिफिनीशन लिखे, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, the part of the sentence which is giving information, which is giving information is called reporting speech. The part of the sentence which is giving information is called reporting speech. The part of the sentence which is giving information is called reporting speech. अब reported speech की definition लिखे, the information part of a sentence, the information part of a sentence that is enclosed, enclosed, enclosed in the inverted commas, that is enclosed in the inverted commas is called reported speech. The information part of the sentence that is enclosed in the inverted commas is called reported speech. सही है। अब आप लोगों के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आ गया है। सही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप सेंटेंस को चेंज करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि रूल्स, या दूसरा हम इसको नाम दे सकते हैं स्टेप। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है किस चीज की, कि आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और आपके पास रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। देखिए, जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। यानी इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई एम कमिंग, ही सेड। तो जरूरी नहीं कि आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट ही में आ जाए, लेकिन ये जरूरी है कि जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो फिर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच कहां पर है और आपके पास रिपोर्टेड स्पीच कहां पर है। फिर आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आपने रिमूवल ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, आपके पास ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, सही है, आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको रिमूव कर लेंगे। लेकिन जब हमने इसको रिमूव कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, शाबाश, तो हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे, पुट दैट इन प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास। आपके पास यहां पर आप लिख लेंगे ही सेड, और आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर लिया है तो आप उसकी जगह पर लगा लेंगे दैट। अब जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में दैट आएगा, कुछ में एफ आएगा, कुछ में वेदर आएगा, कुछ में टू आएगा, लेकिन हम उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर आप स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे, द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच शुड बी मेड स्मॉल। ये एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। देखिए, ये जो आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो आपके पास स्टार्टिंग लेटर है ये आपके पास कैपिटल है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे स्मॉल में, तो आपके पास आ जाएगा ही सेड दैट ही। सही है। तो इस तरह हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो हमारे पास जो आई है ये हमारे पास बन जाएगा ही। अब ये आई हमारे पास ही कैसे बन गया है तो इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सही है। फिर आपके पास आ जाएगा चेंज नंबर 6, दैट इज चेंज ऑफ टेंस। आपके पास जो टेंस होगा आप उसको चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाज कमिंग। इस तरह लास्ट आपके पास जो होगा दैट इज चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करेंगे। अब उनको हम किस तरह चेंज करेंगे तो इसके बारे में आप लोग फिक्र ना करें, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये सेंटेंस अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं,
आई एम कमिंग, दैट ही सेड, तो आपका सेंटेंस गलत कंसिडर होगा, बल्कि इस सेंटेंस को आप बिल्कुल क्या करेंगे, आप बिल्कुल इस तरह लिखेंगे। तो हम जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम उसके लिए 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन, और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और इसमें हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। फिर उसके बाद हम इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे। फिर हमने जो इन्वर्टेड कामास रिमूव किए हैं हम उसकी जगह पर दैट लगाएंगे। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो कैपिटल होता है, हम उसको चेंज कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। स्टेप नंबर 6 में हम टेंस को चेंज करेंगे और स्टेप नंबर 7 में हम सर्टेन वर्ड्स को चेंज करेंगे। तो होपफुली ये 4 पॉइंट्स आप लोग के लिए आसान है, सही है। हमारी असल डिस्कशन जो है वो स्टेप नंबर 5, 6 और 7 पर होगी। अब हम बात करते हैं कि आप प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे, सही है। जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास जो है वो 7 स्टेप्स हैं, तो इसमें अब हम स्टेप नंबर 5 को डिस्कस करते हैं कि आप प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे। लेकिन प्रोनाउन को चेंज करने से पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे पास प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी जो बंदा बातें कर रहा है, जो हमारे पास स्पीकर है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो हमारे पास लिसनर है हम उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारे पास वो है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन गैबत कर रहा है, वो है जिसके बारे में क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन जो है वो बात कर रहा है। तो द पर्सन टॉक्ड अबाउट, यहां पर मैं बातें कर रहा हूं तो मैं स्पीकर बन गया, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन बन गए, और ऐसा पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास बन जाएगा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू, और थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाएगा ही, शी, इट एंड दे। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आ जाएगा आई और वी, सेकंड पर्सन में हमारे पास आ जाएगा यू, और थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाएगा ही, शी, इट एंड दे। अब जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं सन। सन में एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंजेस। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंजेस। यानी आपके पास जो फर्स्ट पर्सन आएगा आप इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, जब सेकंड पर्सन आएगा तो आप उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और आपके पास जो थर्ड पर्सन आएगा आप उसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन में आप किसी किस्म के चेंजेस नहीं करेंगे। अब क्या मतलब है इसका, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेंटेंस आ जाए, ही सेड आई एम कमिंग। सेंटेंस नंबर 2, दे सेड वी आर प्लेइंग। दे सेड वी आर प्लेइंग। अब यहां पर आई हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके मुताबिक चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक। तो ये पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो, हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस के एंड में आता है। या मैं आपको आप लोग के लिए इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन क्या आया है, फर्स्ट पर्सन, तो आप उसको क्या करें, आप उसको चेंज करें उस वर्ड के मुताबिक जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में आया हो। ही सेड दैट, आई हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको हम किसके मुताबिक चेंज करेंगे, हमने कहा कि हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्ड आया है हम उसके मुताबिक इसको चेंज करेंगे। तो हम लगा लेंगे दैट ही वाज कमिंग। अब क्या ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है जी, हाँ शाबाश, गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये एच मैंने कैपिटल डाला है, ये इस तरह आएगा दैट ही वाज कमिंग। तो अगर आपके पास ऑप्शन ए ये आ जाए और ऑप्शन बी ये आ जाए तो फिर तो आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास सेम नहीं होते हैं। अब आपने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। इसी तरह हम इसको लिख लेंगे दे सेड दैट वी, हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके मुताबिक चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक, शाबाश। तो वी क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा दे, दैट दे वर प्लेइंग। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए कि उमेर सेड आई एम कमिंग, उमेर सेड आई एम कमिंग, तो अब इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, उमेर सेड दैट। अब हमने ये कहा कि आई हमारे पास
क्या आएगा, आई हमारे पास जो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड है वो बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर उमेर लगाएंगे नहीं, यहां पर हम उमेर के जेंडर को देकर उसके मुताबिक प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहां पर हम कह देंगे दैट ही वाज कमिंग। इसी तरह अगर आ जाए द प्लेयर्स सेड वी हैव सम डिमांड्स। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा द प्लेयर्स सेड दैट। अब वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। तो क्या हम इसकी जगह पर सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं, बल्कि हमने जब हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा तो हम उसके लिए लगा लेंगे दैट दे हैड सम डिमांड्स। तो इस तरह आप क्या करेंगे, आप जो है वो फर्स्ट पर्सन को चेंज कर लेंगे। फिर हमारे पास जो है वो सेकंड पर्सन अगर आ जाए, अब सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोनाउन आता है, दैट इज यू। तो अगर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल सेंटेंस आ जाए, ही सेड टू मी यू आर लेट, या आई सेड टू देम यू आर इंटेलिजेंट। अब हम क्या करेंगे, अब यू हमारे पास सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब ऑब्जेक्ट आपके पास हमेशा वर्ब के बाद आता है, या अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे आसान पॉइंट ये है कि ये आपके पास इन्वर्टेड कामास है। अब इन्वर्टेड कामास से पहले आपके पास जो भी वर्ड आया है वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ही सेड टू मी दैट। अब यू क्या बनेगा, यू यहां पर हमारे पास बन जाएगा मी, लेकिन मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। याद रखें कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। If you remember when we were discussing voices, we said that we have got subject pronouns and we have got object pronouns. I, we, you, he, she, it and they. These 7 pronouns are called subject pronouns. Me, us, you, him, her, it and them. These 7 pronouns are called objective pronoun. तो अब जब इसको चेंज करेंगे आपने इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, और मी का हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई है। तो हमारे पास आ जाएगा दैट आई वाज लेट। इस तरह यहां पर हम लगा लेंगे आई सेड टू देम दैट। अब देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सेड टू को तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे, तो इसको कहां पर टोल्ड में चेंज करना है और कहां पर नहीं करना, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा आई सेड टू देम दैट। अब यू हमारे पास कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, शाबाश। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यू क्या बन जाएगा, दिम बन जाएगा, लेकिन दिम तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और हमने इसका कौन सा फॉर्म यूज करना है, शाबाश, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहां पर हम लगा लेंगे दैट दे वर इंटेलिजेंट। अच्छा, अगर एक सेंटेंस आ जाए, ही सेड यू आर नॉट अलाउड। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में तो हमारे पास सेकंड पर्सन आया है, लेकिन इसमें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है। तो फिर याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर यहां पर आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होता है कि आप जो भी प्रोनाउन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यानी ये सेंटेंस होगा, ही सेड दैट आई वाज नॉट अलाउड। अब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने क्या लगा लिया, मैंने यहां पर जो है वो ये कंसिडर कर लिया कि ही सेड टू मी आई वाज लेट। अगर दूसरा बंदा कहते कि ही वाज लेट तो भी ठीक होगा, अगर तीसरा बंदा कहते कि दे वर लेट तो फिर भी आपके पास ये क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप क्या करें, आप जो है वो आई को यूज करें, क्योंकि नॉर्मली आप जो है वो क्या बन जाएंगे, आप ही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और इस तरह आपके पास जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर थर्ड, हमारे पास अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन आ जाए तो थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास इसमें आता है ही, शी, इट एंड दे। अगर सेंटेंस आ जाए, आई सेड ही इज प्लेइंग, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाए, आई सेड शी इज राइटिंग, वी सेड दे आर प्लेइंग, और लास्ट सेंटेंस आ जाए, आई सेड इट इज रेनिंग। तो ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज ही नहीं होता। तो हमारे पास आ जाएगा आई सेड दैट ही वाज प्लेइंग। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। इस तरह नहीं कि आप ये सोचे कि हमने सर्टेन वर्ड्स को भी चेंज नहीं करना है और हमने टेंसेस को भी चेंज नहीं करना है। बाकी हमारे पास जितनी भी चेंजेस होगी हम उसको जरूर करेंगे। द ओनली चेंज विच वी आर नॉट गोइंग टू डू ओवर हियर इज दैट द थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल बी रिटेन्ड एंड इट विल नॉट बी चेंज्ड। तो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, आई सेड दैट शी वाज राइटिंग, क्योंकि ही भी हमारे पास थर्ड पर्सन है और शी भी हमारे पास थर्ड पर्सन है। इस तरह वी सेड दैट, तो दे वर प्लेइंग, दे भी हमारे पास थर्ड पर्सन है, एंड आई सेड दैट इट वाज रेनिंग, क्योंकि इट भी हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन है। एंड द सिक्स्थ चेंज वाज चेंज इन टेंस,
कि आप किस तरह किसी सेंटेंस के टेंस को चेंज करेंगे। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि हम किसी सेंटेंस के टेंस को किस तरह चेंज करेंगे, हम उन 3 सिचुएशंस की बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास टेंस चेंज नहीं होता। बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ द टेंस ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इज चेंज्ड, हमारे पास 3 ऐसे सिचुएशंस हैं कि जिसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए, ही सेज शी इज कमिंग। सेंटेंस नंबर 2, दे will say we are playing, and the third one is she said the sun is a star. अब यहां पर हमारे पास 3 सेंटेंसेस है। सेंटेंस नंबर 1 is he says she is coming, सेंटेंस नंबर 2 they will say we are playing, and सेंटेंस नंबर 3 she said the sun is a star. अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि आपके पास हर एक सेंटेंस का टेंस चेंज होता हो, बल्कि आपने इन सिचुएशंस को जरूर अपने जहन में रखना है, क्योंकि इन सिचुएशंस में हमारे पास टेंसेस चेंज नहीं होते। तो अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ही सेज दैट शी इज कमिंग। अब आप देख सकते हैं कि हमने सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं किया। इसका बेसिक पर्पस ये है, या इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दे विल से वी आर प्लेइंग। अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारे पास फ्यूचर टेंस में है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कि दे विल से दैट दे आर प्लेइंग। अब आप देख सकते हैं कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया, और इसका हमारे पास बेसिक रीजन ये है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा याद रखिए स्टूडेंट्स, हम सिर्फ और सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं कि आप प्रोनाउन को भी चेंज ना करें, बल्कि वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। इस वजह से हमने इस सेंटेंस के टेंस को प्रोनाउन को जो है वो चेंज किया है। तो कभी कभार आप ये समझते हैं कि हमने इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी है, नहीं, बाकी जितने भी चेंजेस है वो आपने जरूर करनी है। द ओनली चेंज दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू इज दैट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द टेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस। फिर तीसरा सेंटेंस हमारे पास, इन 2 सेंटेंसेस का ताल्लुक जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है, जबकि तीसरे सेंटेंस का ताल्लुक जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के साथ है। याद रखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर भी आप उस सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा शी सेड दैट द सन इज अ स्टार। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के टेंस को भी हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। फर्स्ट 2 का ताल्लुक रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है और लास्ट का ताल्लुक रिपोर्टेड स्पीच के साथ है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में आ जाए या रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में आ जाए तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में कोई किसी किस्म का भी यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन हो तो ऐसे सिचुएशन में भी हम उस सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब हम यहां पर उस सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें हमारे पास जो टेंस है वो चेंज होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इस टेबल को हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने कहा था कि इस टेबल का हमारे पास नाम क्या है, टेंस मार्कर्स। हमने कहा था कि मार्कर्स का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर हमने किसी सेंटेंस का टेंस मालूम करना हो तो हम इस टेबल के जरिए से मालूम करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा 1-2-3 एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोग की रिवीजन हो जाए। अगर मैं कहूं कि ही इज वॉकिंग, तो अब हमने क्या करना है एक्सक्यूज मी, हमने यहां पर एक ऐसा वर्ड देखना है जो कि इस टेबल में हमारे पास मौजूद हो।
तो यहां पर हमारे पास इज है, इज हमारे पास यहां पर भी है, ये हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट कौन सा है, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। इस तरह अगर मैं लिखूंगे शी हैड डन इट, शी हैड डन इट, तो हेड कहां पर है, पास्ट में है, पास्ट कौन से में है, परफेक्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट में है। अब इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि टू हमारे पास ऐसे टेंसेस है, यानी अगर यहां पर मैं लिखूं कि दे प्ले, या यहां पर मैं लिखूं कि दे प्लेड, तो अब अगर आप इन टू सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं तो इन टू सेंटेंसेस में हमारे पास कोई भी टेंस मार्कर यूज नहीं हुआ है। तो जब हमारे पास टेंस मार्कर ना हो तो फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये तो थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया। अब हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि ही सेड आई प्ले क्रिकेट, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, he said I am playing cricket. Sentence number 3, he said I have played cricket. And sentence number 4, he said I have been playing cricket. अब यहां पर हमारे पास 4 सेंटेंसेस है। Sentence number 1 is he said I play cricket. Sentence number 2, he said I am playing cricket. Sentence number 3, he said I have played cricket. And sentence number 4, he said I have been playing cricket. अब ये हमारे पास 4 टेंसेस हैं। अब इन 4 टेंसेस का हम टेंस चेंज करेंगे क्योंकि यहां पर जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट टेंस में है। ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हो या ये हमारे पास फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए ये 4 चारों के चारों सेंटेंसेस हमारे पास कौन से टेंस में है जी, हाँ शाबाश, प्रेजेंट टेंस में है। सेंटेंस नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस नंबर 3 सॉरी सेंटेंस नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस नंबर 2 इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेंटेंस नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, एंड सेंटेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने एरो डाउन टेक्निक अप्लाई किया था। यहां पर हम जो टेक्निक अप्लाई करते हैं इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल एरो टेक्निक। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल एरो टेक्निक। हॉरिजेंटल एरो टेक्निक का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसको चेंज कर लेंगे पास्ट टेंस में। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसको चेंज कर लेंगे पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शाबाश। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा ही सेड दैट, आई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ही। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहां पर ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर हमारे पास है सेंटेंस नंबर 2, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक के मुताबिक हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही। अब यहां पर हमारे पास एक वाज है, दूसरा हमारे पास वर है। तो वाज को हम क्या करते हैं, वाज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि वर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो इस वजह से आ जाएगा ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है हमने इसको चेंज कर लिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड आई हैव प्लेड क्रिकेट। सेंटेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया था हमने इसको चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो सेंटेंस है ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइज कर लें
तो याद रखिए जो भी प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस आएगा आप उसको चेंज करेंगे पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थोड़ा सा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करने के लिए मैं यहां पर फिर से जो है वो इन्हीं चारों टेंसेस में जो है वो थोड़े से सेंटेंसेस देखता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए, शी सेड ही लाइक्स चॉकलेट्स, शी सेड ही लाइक्स चॉकलेट्स। तो हमारे पास सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से में कन्वर्ट होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आ जाएगा शी सेड दैट ही, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दैट ही लाइक चॉकलेट्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग। तो हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट शी, सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आ जाएगा दैट शी वाज रीडिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I said they have completed it, I said they have completed it। तो क्या आएगा? I said that they, सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा? शाबाश, पास्ट परफेक्ट, that they had completed it। और लास्ट सेंटेंस देखिए, we said it has been raining, we said it has been raining। तो क्या आ जाएगा? we said that it, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा we said that it had been raining। तो इस तरह आपके पास वो सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट टेंस में आए हैं आप उसको चेंज करेंगे। अब अगर हमारे पास, मैं यहां पर 4 और सेंटेंसेस लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इमरान सेड आई कंप्लीटेड इट, सेंटेंस नंबर 5 बन जाएगा ये। सेंटेंस नंबर 6, इमरान सेड आई वाज कंप्लीटिंग इट, सेंटेंस नंबर 7, इमरान सेड I had completed it, and sentence number 8, Imran said I had been completing it। अब जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस था उसके लिए तो हमने ये बात कह दी कि हमारे पास अगर प्रेजेंट टेंस आएगा तो हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक सेंटेंस खुद पास्ट में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखिए हमारे पास ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये असल में पठान है, पठान। और आपको तो पता है पठानों के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते, उनके दूर के रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं, लेकिन उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं होते। तो इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या है? पठान है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी। और दूसरा मसला इसका ये कि इसको जंप लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये जब जंप्स लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इस वजह से हम जब इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये छलांग लगा देता है और ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। आपके पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आप इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इस वजह से आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड इट। सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हमने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो पठान होते हैं उनके पड़ोसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पड़ोसी है वो क्या बन जाएगा? वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो अब वो क्या करेगा? वो अपने पड़ोसी को देखेगा कि वो छलांग लगा रहा है, तो वो खुद भी क्या करेगा? वो खुद भी छलांग लगाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आप उसको चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपके पास जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आप इसको चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड बीन कंप्लीटिंग इट। इमरान सेड दैट ही हैड बीन कंप्लीटिंग इट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और हमारे पास ये जो पास्ट परफेक्ट है ये बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, वो कहते हैं कि मैं क्यों किसी के साथ लड़ाई करूं, मैं क्यों अपने माइंड पे स्ट्रेस डालूं, इस तरह मेरे लिए अच्छी बात ये होगी कि मैं रिलैक्स रहूं। तो इस वजह से आपके पास जो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा आप उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड इट। तो आपके पास जो पास्ट परफेक्ट टेंस आया है आप उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। सेम इज द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब हमारे पास आएगा हम उसके भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड बीन कंप्लीटिंग इट। तो अगर पास्ट टेंस को हम रिवाइज करें तो हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है हम इसको चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से जो है वो चेंज नहीं होते। अच्छा जी, अब हमारे पास जो लास्ट रह गया है दैट इज वर्ड दैट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो है वो थोड़ा सा आप लोगों ने जो है क्या करना है, आपने गौर करना है, सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास थोड़े से ट्रिकी पॉइंट हैं। दे सेड शी विल कम, वी सेड फॉर एग्जाम्पल ही विल बी प्लेइंग, he said I shall have done it। और नेक्स्ट हैं फॉर एग्जाम्पल they said we shall have been doing it। अब फ्यूचर जो आपके पास टेंस है ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें बस एक ट्रिकी पॉइंट है जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पेपर में ये पॉइंट बहुत ज्यादा आया है। देखिए आपके पास जो वेल है, वेल ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वुड, और जो शल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शुड। सुने, वेल क्या बन जाएगा, वेल बन जाएगा वुड और शल बन जाएगा शुड, तो वेल भी क्या बन जाएगा, वुड भी, और शल भी शुड भी। वेल हैव क्या बन जाएगा, वुड हैव, और शल हैव क्या बन जाएगा, शुड हैव। वेल हैव बीन क्या बन जाएगा, वुड हैव बीन बन जाएगा, और शल हैव बीन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा शुड हैव बीन। तो इस तरह हम कहते हैं कि दे सेड शी विल कम, तो यहां पर हम कहते हैं कि दे सेड दैट शी वुड कम। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेल आया था हमने इसको चेंज कर लिया है वुड में। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वी सेड दैट ही वेल, हमारे पास क्या बन जाएगा वुड, तो हमारे पास आ जाएगा दैट ही वुड बी प्लेइंग। अब यहां पर मैं आप लोग की जिस पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो जरा नोट करें। हमारे पास है कि ही सेड दैट, आई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ही। अब अगर आप लोग को याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि आई और बी के साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ शल लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम क्या लगाते हैं, वेल लगाते हैं। अब हमारे पास आई जो फर्स्ट पर्सन था हमने उसको चेंज कर लिया है सब्जेक्ट के मुताबिक, तो आई हमारे पास क्या बन गया है, ही बन गया है। तो इस वजह से अब अगर आप कहते हैं कि ही शुड हैव डन इट, तो आपका सेंटेंस गलत होगा, बल्कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ही वुड हैव डन इट। तो जरूरी नहीं कि वेल आपके पास वुड में चेंज हो जाए और शल आपके पास शुड में चेंज हो जाए, बल्कि आपके पास वेल कभी कभार शुड में चेंज हो जाता है और जो आपके पास शुड होता है वो आपके पास वुड में चेंज हो जाता है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। आपके पास अगर यहां पर आई और वी आ जाए तो फिर आप यहां पर शुड लगाएंगे, अदरवाइज आपने यहां पर जो है वो वुड लगाना है। सेम इज द केस ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए दे सेड दैट, हमने वी के साथ क्या लगाया है, शल लगाया है, लेकिन वी क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा दे, तो फिर तो हम शल को शुड नहीं बनाएंगे, बल्कि हम दे के साथ क्या लगाते हैं, वेल लगाते हैं। तो इस वजह से हम लगाएंगे कि दे वुड हैव बीन डूइंग इट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी यू विल कम, यू विल कम। अब देखिए ही सेड टू मी दैट, यू क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा आई, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शाबाश, आई के साथ जो है वो हम वेल नहीं लगाते, बल्कि आई और बी के साथ हम शल लगाते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास वेल है ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा शुड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो टेंसेस को डिस्कस कर लिया है। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्यूचर टेंस में जो है ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपके पास आई और वी आएगा आप इसके साथ शल लगाएंगे, जबकि बाकी सब केसेस में आप इसके साथ जो है वो वेल लगाएंगे। तीन ऐसे सिचुएशंस हैं कि जिसमें आप टेंस को चेंज नहीं करते हैं और आपने उन पॉइंट्स को जरूर अपने जहन में रखना है। टेंसेस में हमारे पास जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू मॉडल वर्ब्स। अगर हमारे पास मॉडल वर्ब्स आएंगे तो हम उसको किस तरह चेंज करेंगे। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिस्ट लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कैन आ जाए तो कैन को हम चेंज कर लेंगे कुड में, मे को हम चेंज कर लेंगे माइट में, मस्ट को आप मस्ट भी जोड़ सकते हैं और आप इसको हेड टू में भी चेंज कर सकते हैं। और जब आपके पास कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, माइट आ जाए और ऑट टू आ जाए, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा जिसमें हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और वो ये है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के मॉडल वर्ब के जो रूल्स होते हैं उनको एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए अगर कैन आ जाए कैन और ये एक्टिव पैसिव वॉइस है
तो कैन को आप चेंज कर लेंगे कैन बी में, लेकिन यही कैन आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाता है कुड में। अगर आपके पास मे आ जाए और ये आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस है तो आप इसको चेंज कर लेंगे मे बी में, लेकिन यही में आपके पास नरेशंस में चेंज हो जाता है माइट में। तो बस एक चीज का ख्याल रखें, बाकी आपके पास जो मॉडल वर्ब्स हैं ये आपके पास बहुत ज्यादा आसान है। यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड शी में कम, ही सेड शी में कम। तो इस सेंटेंस को चेंज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लिख लेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप लगा लेंगे दैट, शी आपके पास थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं कर दे, और जो मैं आपके पास आया है जिस तरह यहां पर हमने इसको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है तो मैं को आप चेंज कर लेंगे माइट में और आपके पास आ जाएगा दैट शी माइट कम। इसी तरह अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं कि इब्राहिम सेड आई मस्ट किल अ लायन, क्योंकि आपको तो पता है हमारे जो इब्राहिम है वो बहादुर खान है, वो किसी चीज को भी मार सकते हैं। तो पता नहीं अब उसके जहन में, मैं जैसे ही आया हूं पता नहीं क्यों वो थोड़े से गुस्से में लग रहे थे, तो उसने कहा था कि आज मैं किसी शेर को मारूंगा। तो पता नहीं अब वो शेर कैसे कहते हैं, ऐसा ना हो कि किसी गेम वगैरह में उसने शेर देखा और उसकी बात कर रहे। लेकिन खैर हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे, अगर वो मुझे बताएंगे तो मैं तो उसको जंगल में भेजूंगा कि जाकर वहां पर किसी शेर को जो है वो मार दे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाएगा इब्राहिम सेड दैट, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। अब सब्जेक्ट में हमारे पास इब्राहिम आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करेंगे, आप यहां पर उसके नेम को मेंशन करेंगे, बल्कि आप इब्राहिम के जेंडर को देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो मेल है तो उसके लिए ही लिख लेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि वो फीमेल है तो आप उसके लिए शी लिख लेंगे। वैसे इब्राहिम हमारे पास मेल है तो यहां पर हम लगा लेंगे ही। अब मैं मस्ट को मस्ट भी छोड़ सकता हूं, मैं अगर लिखूंगे दैट ही मस्ट किल अ लायन तो ये भी हमारे पास ठीक होगा, या अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूंगे ही हैड टू किल अ लायन तो ये भी हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मस्ट को मैंने मस्ट भी छोड़ दिया है और मैंने इसको हेड टू में भी चेंज कर लिया। अगर आपके पास ऑप्शन बी आ जाए कि फॉर एग्जांपल बोथ ए एंड बी, तो फिर आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए एंड बी वाला। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आ जाए कि इमरान सेड आई माइट अरेंज अ पार्टी, आई माइट अरेंज अ पार्टी। अब देखिए हमारे पास जो है वो हम लगा लेंगे कि इमरान सेड दैट, आई हमारे पास बन जाएगा ही। अब हमारे पास क्या आया है माइट, तो माइट को तो हम चेंज ही नहीं करते क्योंकि हमने लिखा है कि कुड, वुड, शुड, माइट और ऑट टू, इसमें हमारे पास चेंजेस नहीं आती है तो हम लिख लेंगे दैट ही माइट अरेंज अ पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स हैं उनमें हमारे पास सिर्फ 3 चेंज होते हैं, जबकि बाकी हमारे पास चेंज नहीं होते हैं। फिर अब थोड़ा सा हम जो है वो उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग के पास पेपर्स में जो है वो बहुत ज्यादा आए हुए हैं और उनके लिए जो है वो आप कॉमन रूल को अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि ही सेड मैडम आई एम कमिंग, दूसरा आ जाए शी सेड सर दे आर प्लेइंग, हमारे पास आ जाए ही सेड मैडम आई एम कमिंग एंड शी सेड सर दे आर प्लेइंग। तो याद रखिए जब आपके पास वर्ड सर आ जाए, सर, या आपके पास वर्ड मैडम आ जाए तो आप इन 2 वर्ड्स को चेंज कर लेंगे रिस्पेक्टफुली में। जब आपके पास सर आ जाए और जब आपके पास मैडम आ जाए तो आप इन 2 वर्ड्स को चेंज कर लेंगे रिस्पेक्टफुली में। तो आपके पास आ जाएगा ही सेड रिस्पेक्टफुली दैट। अब जब आपने रिस्पेक्टफुली लगा लिया है तो इसका मतलब यह कि फिर आप दोबारा से मैडम या सर को यूज नहीं करना है। इस तरह नहीं कि आप वर्ड मैडम और वर्ड सर को भी रिस्पेक्टफुली के साथ यूज करेंगे, बल्कि जब आपने रिस्पेक्टफुली लगा लिया है तो फिर आपके पास जो सर वर्ड है और जो मैडम वर्ड है आप उसको जो है वो ओमिट कर लेंगे। तो आ जाएगा ही सेड रिस्पेक्टफुली दैट he was coming, he said respectfully that he was coming। अच्छा, इस MCQs का या यही सेंटेंस आपके पास इसका नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह होगा, he said that respectfully he was coming। तो अब आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमारे पास राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए असल में आप कंफ्यूज इस वजह से होते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि मैडम की जगह पर मैंने रिस्पेक्टफुली लगा लिया है और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर मैंने दैट लगा लिया है, तो ये जो रिस्पेक्टफुली होगा ये दैट के बाद आएगा। तो नहीं स्टूडेंट्स, याद रखिए इस पॉइंट को अपने साथ जो है वो
एस्टेरिक इसके साथ लगा ले, क्योंकि फिर आप लोग इसमें गलत ना हो। ये जो आपके पास आएगा ये रिस्पेक्टफुली, ये हमेशा आपके पास दैट से पहले आएगा। अगर इस रिस्पेक्टफुली को आप दैट के बाद यूज करेंगे तो फिर आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा, बल्कि रिस्पेक्टफुली शुड कम बिफोर दैट, और आप दैट को रिस्पेक्टफुली के बाद लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है शी सेड सर दे आर प्लेइंग, तो हमारे पास आ जाएगा शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट दे वर प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड सेड आया था हमने इसको चेंज कर लिया है रिस्पेक्टफुली में। तो ये दो कंटेक्स्ट मैंने जो है वो आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर लिए हैं कि जब भी हमारे पास वर्ड सर आएगा या हमारे पास वर्ड मैडम आएगा तो हम इसको चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुली में। फिर नेक्स्ट जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ये सेंटेंसेस हो सकते हैं कि थोड़े से आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर सेंटेंस आ जाए कि ही सेड यस आई एम कमिंग, यस आई एम कमिंग। दूसरा सेंटेंस आ जाए शी सेड वेल आई विल इन्फॉर्म देम, वेल आई विल इन्फॉर्म देम। अब हम क्या करेंगे इन सेंटेंसेस के साथ, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है वो यहां पर हमारे पास यस है, जबकि यहां पर हमारे पास जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो हमारे पास है वेल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास वर्ड यस आ जाए या आपके पास वर्ड नो आ जाए, आपके पास वेल आ जाए, आपके पास ऑल राइट आ जाए, हेलो आ जाए, हाय आ जाए, प्लीज आ जाए और काइंडली आ जाए, ये वर्ड्स फिर से देखें। अगर आपके पास यस आ जाए, आपके पास नो आ जाए, आपके पास वेल आ जाए, आपके पास ऑल राइट आ जाए, आपके पास हेलो आ जाए, आपके पास हाय आ जाए, आपके पास प्लीज आ जाए और आपके पास काइंडली आ जाए, तो इन सारे वर्ड्स को आपने ओमिट करना है। ओमिट करने का मतलब यह होता है कि मुकम्मल खत्म करना है। या अगर आप इसको भी सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये सोचें कि हमारे पास इस सेंटेंस में ये वर्ड यूज ही नहीं हुए हैं। आप इस सेंटेंस को इस तरह इमेजिन करें कि सेंटेंस हमारे पास है कि ही सेड आई एम कमिंग। तो देखिए, अगर आप ये इसको ओमिट कर लेते हैं ना, सही है, तो आ जाएगा कि ही सेड दैट ही वाज कमिंग। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट था वो कौन सा था? शाबाश, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड था। सही है कि हमने इस वर्ड यस के साथ क्या करना है। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि यस, नो, वेल, ऑल राइट, हेलो, हाय, प्लीज और काइंडली, इन वर्ड्स को आपने कंप्लीटली ओमिट करना है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड वेल आई विल इन्फॉर्म देम, तो वेल को आप ओमिट कर ले तो आ जाएगा शी सेड दैट शी वुड इन्फॉर्म देम। तो अगर आप इसका टाइटल देना चाहते हैं तो आप जो है वो ऊपर लिख सकते हैं ओमिटिंग वर्ड या वर्ड्स टू बी ओमिटेड, WORDS वर्ड्स टू TO2BE ओमिटेड, OMITTED वर्ड्स टू बी ओमिटेड। तो इन वर्ड्स को आपने क्या करना है? ओमिट करना है। ओमिट करने का मतलब ये कि जब आपके पास ये लिस्ट ऑफ वर्ड आ जाए आप कंप्लीटली इसको खत्म करेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी का वर्ड्स हैं वो हमारे पास हैं कि अगर हमारे पास आ जाए ही सेड गुड मॉर्निंग, शी सेड टू हिम गुड इवनिंग, शी सेड टू हिम गुड इवनिंग। तो अब इन सेंटेंसेस को हम किस तरह चेंज करेंगे? तो याद रखिए, ये जो आपके पास 4 वर्ड्स है, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आपके पास ये 4 वर्ड्स हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। इन 4 वर्ड्स को आप चेंज करेंगे ग्रीटेड में। तो हमारे पास इस सेंटेंस का आंसर आएगा कि ही ग्रीटेड। आपने सेड और गुड मॉर्निंग इन तीनों वर्ड्स को उठा लिया है और आपने इसको चेंज कर लिया है ही ग्रीटेड में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है शी सेड टू हिम गुड इवनिंग, तो आपके पास शी ग्रीटेड हिम आ जाएगा। तो यहां पर आपने सेड टू और गुड इवनिंग इनको उठा लिया है और आपने इसको जो है वो ग्रीटेड में चेंज कर लिया है। तो इस तरह नहीं कि आप यहां पर लिखिए कि शी सेड ग्रीटेड टू हिम, सही है, या अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं कि शी ग्रीटेड टू हिम, तो भी आपका जो आंसर होगा
वो गलत कंसिडर होगा। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास अगर वर्ड सेड आ जाए या हमारे पास वर्ड सेड टू आ जाए, उस वर्ड को हम उठा लेंगे और इन 2-4 वर्ड्स के साथ 1 2 3 4 इन 4 वर्ड्स के साथ हम इसको लगा लेंगे और उसको हम चेंज कर लेंगे ग्रीटेड में। तो फिर से सुने, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, इन 4 वर्ड्स को हम ले लेंगे और हम उसको चेंज कर लेंगे ग्रीटेड में। लेकिन उस ग्रीटेड के साथ हमारे पास जो वर्ड सेट आया है हम उसको भी चेंज करेंगे। अक्सर औकात स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि ग्रीटेड के साथ टू भी लगा लेते हैं, तो आपने ग्रीटेड के साथ टू को नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाए कि अगर हमारे पास आ जाए ही सेड गुड मॉर्निंग, सॉरी ही सेड गुड बाय, और फिर मैं कहूँ कि मदर सेड गुड नाइट। हमारे पास वर्ड सेंटेंस है ही सेड गुड बाय और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि मदर सेड टू मी। चलो इसमें हमने सेड टू लगा लिया है। अब याद रखें कि अगर हमारे पास ये 3 वर्ड्स आ जाए, हमारे पास गुड मॉर्निंग आ जाए, हमारे पास वर्ड गुड बाय आ जाए और हमारे पास वर्ड फेयरवेल आ जाए, ये 3 वर्ड्स, इन तीनों वर्ड्स को फिर हम चेंज नहीं करते बल्कि ये अपनी ही जगह पर इसी तरह रहेंगे। अक्सर औकात स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि इन वर्ड्स को वो उन्हीं 4 वर्ड्स के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं और वो उसको भी ग्रीडेड में चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 वर्ड्स आपके पास ग्रीडेड में चेंज नहीं होते हैं बल्कि ये वर्ड अपनी ही जगह पर जिस तरह है इसी तरह रहेंगे। गुड बाय और फेयरवेल का मतलब होता है खुदा हाफिज। गुड बाय और फेयरवेल का मतलब होता है खुदा हाफिज। जब आपके पास ये 3 वर्ड्स आएंगे, ये 3 वर्ड्स, तो याद रखें आप इसमें जब इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। इस तरह नहीं कि आप इसकी जगह पर दैट वगैरह लगा लेंगे और आपका आंसर करेक्ट आएगा, बल्कि इन 3 वर्ड्स को आपने क्या करना है, आपने इनको कंप्लीटली रिमूव करना है। अच्छा जी, अब देखिए मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करूंगा और वो कौन सा है, मैं इसको इसी तरह लिख लूंगा ही सेड गुड बाय। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती की है और वो कौन सी, सॉरी यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज की है, एंड दैट इज दैट द कैपिटल लेटर हैज बीन चेंज इनटू स्मॉल लेटर। हमारे पास ये जो कैपिटल लेटर था जी, इसको मैंने किस चीज में चेंज कर लिया है, इसको मैंने चेंज कर लिया है स्मॉल लेटर में। सो दिस इज द ओनली चेंज दैट यू नीड टू डू। अच्छा यहां पर ये जो है जरा समझे, अगर हमारे पास सेड टू आ जाए, सेड टू, और ये 3 वर्ड्स हमारे पास आ जाए तो फिर हम इनके साथ क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जब आपके पास सेड भी आ जाए और उसके साथ टू भी आ जाए, क्या आ जाए, सेड भी आ जाए और टू भी आ जाए, तो फिर आप इस वर्ड को उठा लेंगे और आप इसको सेड और टू के दरमियान लगाएंगे। होपफुली आपको समझ आ रहा है। सही है, फिर से बता रहा हूं कि अगर गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड बाय आ जाए और गुड फेयरवेल आ जाए, अगर सिर्फ सेड है तो आप इन्वर्टेड कामास को रिमूव करें और इसका जो स्टार्टिंग लेटर है उसको स्मॉल बना लें। लेकिन अगर सेड भी आ जाए और उसके साथ टू भी आ जाए, सेड भी आ जाए और इसके साथ टू आ जाए, तो फिर आप इन तीनों वर्ड्स को सेड और टू के दरमियान लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मदर सेड गुड नाइट टू मी। अगर यह सेंटेंस इस तरह होता कि ही सेड टू हर, तो फिर इसका आंसर होता कि ही सेड गुड बाय टू हर। तो अक्सर औकात स्टूडेंट्स इसका आंसर इस तरह देखे, मदर सेड टू मी, और इसका जो है वो जो जी होता है उसको स्मॉल कर लेते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके साथ इसका आंसर इस तरह कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि जब भी आपके पास सेड भी आएगा और उसके साथ टू भी आएगा तो आप उसको चेंज कर लेंगे। चेंज इस तरह करेंगे कि आप उसको सेड और टू के दरमियान लगाएंगे। लेक्चर, आज के लेक्चर के एंड में मैं आपको एक और सेंटेंस भी बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आ जाए कि ही सेड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तो जब आपके पास वर्ड आई एम सॉरी आ जाए तो आप इन 4 वर्ड्स को ले लेंगे और आप इसको चेंज कर लेंगे ही एपोलोजाइज्ड, ही एपोलोजाइज्ड। तो आपके पास जो सेड आया था आपने उसको भी ले लिया और आई एम सॉरी को भी ले लिया और आपने इसको चेंज कर लिया है एपोलोजाइज्ड में। तो हमने इन सेंटेंसेस के लिए अलहदा जो रूल बनाया है, इसका हमारे जो मैंने आपको इस अलहदा इसको पढ़ा दिया है, तो इसका हमारे पास बेसिक रीज़न यही है कि इनके लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। तो रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मॉडल वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने सर और मैडम के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने उन वर्ड्स के बारे में पढ़ा जिसको हम ओमिट करते हैं, फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास 4 वर्ड्स है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह, इनके बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद नंबर 5 पे
हमारे पास जो 3 वर्ड्स आते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया, और 6th जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो जब हमारे पास आई एम सॉरी आ जाए तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उनको 1 बाय 1 लेंगे, और उसमें हमारे पास जिस किस्म की चेंजेस हमने करनी है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस in which we give some sort of request, in which there is an order, or those sentences in which we give advice etc. are called imperative sentences. ऐसे sentences जिसमें हम कोई ऑर्डर करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी किस्म का एडवाइस वगैरह करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे, डी नहीं लगाएंगे, ई डी नहीं लगाएंगे, आई एन जी नहीं लगाएंगे। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास जब इन्वर्टेड कामास को हम जनरल सेंटेंसेस में रिमूव करते हैं तो इन्वर्टेड कामास की जगह पर हम क्या लगाते हैं, शाबाश, इसकी जगह पर हम लगाते हैं दैट। बट व्हेनेवर वी हैव गॉट एन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे उसकी जगह पर हम दैट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसकी जगह पर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। जनरल सेंटेंसेस में हम जब इन्वर्टेड कामास को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर दैट लगाएंगे, लेकिन यहां पर हम दैट नहीं बल्कि हम टू को यूज करेंगे। तो ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल ये है कि जनरल सेंटेंसेस में हमारे पास जो सेट आया होता है हम उसको चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अब जब आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस में आप वर्ड सेड या सेड टू को उस सेंटेंस के नेचर के मुताबिक चेंज करेंगे। नेचर का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर हो रहा है तो आप लिख ले ऑर्डर्ड। अगर आपको लग रहा है कि इसमें एडवाइस हो रहा है तो आप लिख ले एडवाइज्ड। अगर आपको लग रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड। तो आप सेंटेंस के नेचर को क्या करेंगे, उसको आप खुद पहचानेंगे। अब अगर हमारे पास ये सेंटेंस आ जाए, द टीचर सेड टू मी गेट आउट ऑफ द क्लास, तो आपके ख्याल से इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, शाबाश, इसमें ऑर्डर हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या लगाएंगे, शाबाश, टू लगाएंगे, to get out of the class. The teacher ordered me to get out of the class. अच्छा, एक और चीज की तरफ मैं आप लोग की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अक्सर औकात आपके पास अगर ऑप्शन भी आ जाए कि the teacher ordered to me, तो अक्सर औकात स्टूडेंट्स इसमें ordered to me लगा लेते हैं। ये गलत होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स कि इसमें ordered to नहीं आएगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ ordered आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेट आता है और उसके साथ टू होगा, तो इन दोनों वर्ड्स को या सिर्फ सेट अगर आया हो तो फिर उस एक वर्ड को हम ले लेंगे और हम उसको चेंज कर लेंगे ऑर्डर में। और याद रखिए कि आपने इसका सेकंड फॉर्म लगाना है। इस तरह नहीं कि आप कहते हैं कि ही ऑर्डर्स हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज, या आप कहते हैं कि ही ऑर्डरिंग, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इसके साथ सेकंड फॉर्म लगाना है। तो अक्सर औकात आपके साथ वो ये ट्रिक भी कर सकते हैं कि वो आपको फर्स्ट फॉर्म दे दे और आपको वो सेकंड फॉर्म भी दे दे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो इसमें शायद दोनों ठीक है तो दोनों इसमें ठीक नहीं है। ठीक है, फिर सेंटेंस नंबर 2 देखिए, फादर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आपके ख्याल से इसमें क्या हो रहा है, हाँ शाबाश, इसमें एडवाइस हो रहा है। फादर एडवाइज्ड टू। अच्छा, यहां पर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ईटा, और वो ये है कि जब आपके पास वर्ड ऑलवेज आएगा आप इसको ओमिट करेंगे, यानी खत्म करेंगे। अगर आप लोग को याद हो, इससे पहले भी हमने इस पे डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास यस आ जाए, नो आ जाए, हेलो आ जाए, हाय आ जाए, प्लीज आ जाए, ऑल राइट आ जाए, वेल आ जाए, तो हम उसको ओमिट करेंगे, खत्म करेंगे। सो सेम इज द केस ऑफ वर्ड ऑलवेज। जब आपके पास ऑलवेज आएगा तो आप इसको भी ओमिट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि फादर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। अगर आप इसको इस तरह लेते हैं कि फादर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड टू मी रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो हमारे पास आ जाएगा ही एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। फिर से आपको बता रहा हूं, ऑप्शन बी आपके पास क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि ही एडवाइज्ड टू मी, और फिर आप लोग इसमें जो है वो गलती कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगा, और वो ये है कि अक्सर औकात जब आप ईटा के एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं तो आप लोग वहां पर एक्साइटेड हो जाते हैं। जब आपको किसी चीज़ का आंसर आता है बस आप उसको डायरेक्टली टिक करते हैं और बिल्कुल इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हो सकता है कि आपके पास इसमें किसी किस्म का ट्रिक वगैरह आया हो। तो याद रखें, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो तो आपको वैसे भी नहीं आती, लेकिन जो चीज़ आपको आती है उसको डबल चेक किया करें। ऐसा ना हो कि उसमें किसी किस्म का एक छोटा सा उन्होंने माइन्यूट ट्रिक आपके साथ खेला हो और आप उसकी वजह से अपना सारे का सारा आंसर जो है वो गलत करें। तो आ जाएगा कि
he advised me to respect elders. फिर नेक्स्ट हमारे पास है he said to me help them. अब आपके ख्याल से इसमें क्या हो रहा है? शाबाश. he requested to, अच्छा प्लीज के साथ क्या करेंगे? हाँ शाबाश, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्लीज को हम ओमिट करते हैं, तो आ जाएगा he requested to help them. क्योंकि प्लीज किस चीज की निशानी होती है? प्लीज हमारे पास हमेशा निशानी होती है रिक्वेस्ट की. she said kindly forgive me, तो आ जाएगा she requested to forgive, और मी क्या बन जाएगा? मी आपके पास बन जाएगा हर. she requested to forgive her, और काइंडली के साथ हमने क्या कर लिया? काइंडली को हमने ओमिट कर लिया, क्योंकि वर्ड काइंडली भी हमारे पास ओमिट होता है. देन नेक्स्ट हमारे पास है वो सेंटेंसेस जिसके स्टार्ट में डोंट आ जाए. ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसके स्टार्ट में आपके पास डोंट आ जाए, तो अब आप इसको दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं. एक तो ये है कि आप यहां पर लिखते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस. आपके पास जो वर्ड सेट था आपने इसको चेंज कर लिया है ऑर्डर्ड में, और फिर आपने इसके साथ नॉट लगा लिया. अब यहां पर पहला पॉइंट कि आपके पास जो नॉट आएगा, नॉट ये टू से पहले आएगा. नॉट कहां पर आएगा? टू से पहले आएगा, क्योंकि आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको ऑप्शन दे दे कि ही ऑर्डर्ड टू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो फिर आप लोग वहां पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो पहला पॉइंट तो ये याद रखें कि आपने जब सेट को चेंज कर लिया है ऑर्डर्ड में, तो फिर आप इसके साथ नॉट को जरूर लगाएंगे, और ये जो आपके पास नॉट आएगा, नॉट ये कहां पर आएगा? ये आपके पास टू से पहले आएगा. अगर आप इसको टू के बाद लगाते हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत कंसिडर होगा. एक बंदा कहता है कि यार सर मैंने नॉट को मुकम्मल खत्म करना है, मैं नॉट को यूज ही नहीं करना चाहता हूं, तो फिर आप इसको किस तरह करेंगे? द टीचर फॉरबेड. अब यहां पर हमने ऑर्डर्ड को नहीं लगाया, बल्कि उसकी जगह पर हमने क्या लगा लिया है? यहां पर इसकी जगह पर हमने लगा लिया है फॉरबेड. तो जब आपने फॉरबेड लगा लिया तो फिर आप इसके साथ नॉट को यूज नहीं करेंगे, तो फिर आप कहते हैं कि द टीचर फॉरबेड टू क्रिएट डिस्टर्बेंस. अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मदर फॉरबेड नॉट टू स्पिट ऑन द फ्लोर, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा. मैं फिर से आपको बता रहा हूं, वो कुछ इस तरह से है कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके स्टार्ट में आपके पास डोंट आ जाए, आप इसको जब चेंज करेंगे आप कुछ इस तरह से करेंगे कि सेट को आप चेंज कर लेंगे ऑर्डर्ड में, और फिर जब आपने ऑर्डर्ड लगा लिया तो इसके साथ नॉट आएगा, लेकिन ये नॉट आपके पास टू से पहले आएगा. ये तो आपके पास बन गया है पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट है, जिस तरह आपके बायो के टीचर है बिलाल साहब, उनकी तरह नॉटी है, सही है, और वो कहते हैं कि मुझे नॉट बिल्कुल पसंद ही नहीं है और मैं तो बड़ा पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ और मेरे जिंदगी में मनफी लफ्ज होता ही नहीं है. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आप उस सेट को चेंज कर लेंगे फॉरबेड में, लेकिन जब आपने फॉरबेड लगा लिया तो फिर आप उसके साथ नॉट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये आएगा कि मदर फॉरबेड टू स्पिट ऑन द फ्लोर. या इसका दूसरा आप कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो है वो कहते हैं कि मैं इसके साथ नॉट लगाना चाहता हूं, तो फिर आप यहां पर लगा लेंगे कि मदर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पिट ऑन द फ्लोर. तो मैं आपको इस पॉइंट पे बार बार कंसंट्रेट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ज्यादा आता है. जब आपके पास डोंट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया है तो आप इसको दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं. एक तो आप उसके साथ सेट को चेंज कर ले ऑर्डर्ड में, और फिर आप उसके साथ नॉट को यूज करेंगे, और अगर आपने इसके साथ फॉरबेड लगा लिया तो फिर आप उसके साथ नॉट को यूज नहीं करेंगे. कमिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ टाइप, ही सेड टू हिज फ्रेंड स्टैंड अप. अब यहां पर तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सही है, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त को ऑर्डर करेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे? अच्छा थोड़ा सा हम आपके साथ फ्री क्या हो गए, अब आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो तो आपकी बात नहीं मानेंगे. और अगर आपने रिक्वेस्ट कर लिया और अपने दोस्त को वाह वाह जी वाह वाह, वो तो फिर बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे. अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें क्लियर ना हो कि ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, जिस तरह इस सेंटेंस में हमारे पास क्लियर नहीं है, या आई सेड टू द शॉपकीपर गिव टॉफीज टू मी. अब इसमें भी हमारे पास क्या है? सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि हम जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं हम उसे ऑर्डर नहीं करते, ना ही हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक जनरल सी बात होती है. तो जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आपके पास बात क्लियर ना हो, तो फिर आपके पास जो सेड टू है आप इसको आस्ट में भी चेंज कर सकते हैं और आप इसको टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं. लेकिन ये आस्ट और टोल्ड आपने तब लगाना है जब आपके पास कंटेक्स्ट क्लियर ना हो. अगर कंटेक्स्ट क्लियर है तो फिर तो आप ऑर्डर लगा ले, रिक्वेस्टेड लगा ले, एडवाइस लगा ले, जो कुछ भी आपने लगाना हो वो आप उसके मुताबिक जो है वो पुट कर लेंगे. अच्छा जी, एक और पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो चाहते हैं, और वो ये है कि सिर्फ सेट को अगर आप टोल्ड में चेंज करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा. याद रखिए, कभी कभार आप लोग कहते हैं कि मैं सेट की जगह पर टोल्ड लगाना चाहता हूं, तो आप कहां पर टोल्ड लगा सकते हैं? अगर सिर्फ सेट आ जाए और आपने इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट. हाँ, अगर आपके पास सेट टू आ जाए तो फिर सेट टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं,
सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेड को आप टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते। अब इस तरह भी नहीं, कुछ स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि सेड टू को टोल्ड टू में चेंज कर लेते हैं, नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेड इज चेंज कैन नॉट बी चेंज इनटू टोल्ड, व्हाइल सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड, नॉट टोल्ड टू। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें क्लियर ना हो कि हमारे पास ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस वगैरह है, तो फिर आप उसको जो है वो टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। तो आप लगा ले कि ही टोल्ड हिज फ्रेंड टू स्टैंड अप, ही टोल्ड हिज फ्रेंड टू स्टैंड अप। या मैं यहां पर इस तरह भी लिख सकता हूं दूसरे सेंटेंस को कि आई सेड टू द शॉपकीपर गिव टॉफीज टू मी, आई आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव टॉफीज टू मी। अब देखिए मैंने यहां पर आस्क्ड लगाया है, आपके पास ऑप्शन सी इस या ऑप्शन बी इस तरह होगा कि आस्क्ड टू, तो नहीं भाई, हमारे पास आस्क्ड टू और टोल्ड टू नहीं आ सकता, बल्कि आस्क्ड और टोल्ड के बाद अगर हम टू लगाते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो ये जो रूल नंबर 5 है, इसका ज्यादा जो रिलेशनशिप है वो इसी चीज के साथ है कि आया हम जो ये बात कर रहे हैं इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर कंटेस्ट क्लियर नहीं आ रहा है तो फिर तो इसका मतलब हमारे पास ये बन जाएगा कि हम इसमें आस्क्ड या टोल्ड को लगा ले। यहां पर मैंने आपको टोल्ड का कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि सिर्फ सेड को आप टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर आपने इसको टोल्ड टू में भी चेंज नहीं करना है। कमिंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ सेंटेंस, ही सेड लेट अस गो आउटसाइड। अब वो सेंटेंस जिसमें आपके पास लेट अस आ जाए, तो आप सेड को ले लें और लेट अस को ले लें और आप इसको चेंज कर ले सजेस्टेड में। ही suggested to go outside। अगर आपके पास किसी सेंटेंस में के स्टार्ट में लेट अस आ जाए, लेट अस भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस की निशानी होती है, तो आप सेड को और लेट अस को इन तीनों को ले लें और आप इसको चेंज कर लें सजेस्टेड में, और फिर आप इसकी जगह पर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर टू लगा ले और बाकी आप जो है वो क्या करें, बाकी उस सेंटेंस को रिपीट करें। वैसे अगर आप से एक स्टूडेंट या एक बंदा आपसे, आपका फ्रेंड वगैरह आपसे ये पूछे कि यार मैं सजेस्टेड के साथ टू नहीं लगाना चाहता हूं, तो फिर इसके लिए हमारे पास कोई रूल है कि नहीं, तो याद रखें इस सेंटेंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, आई सजेस्टेड राइटिंग एग्जाम्पल्स, आई सजेस्टेड राइटिंग एग्जाम्पल्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आपने वर्ड सजेस्टेड लगा लिया है तो आपके पास अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तो ये है कि आप उसके बाद टू लगा ले और फिर आप उस सेंटेंस को उसी तरह रिपीट कर ले, और ऑप्शन बी आपके पास ये है कि आप सजेस्टेड के बाद इस इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीटली रिमूव करें और फिर आपके पास जो वर्ब बच जाएगा, वर्ब आप उसकी जगह पर क्या करें, आप उसकी जगह पर आईएनजी लगाए। अब अगर आप कहते हैं कि आई सजेस्टेड टू राइटिंग एग्जांपल्स, देन योर आंसर विल बी डिफरेंटली कंसीडर्ड इनकरेक्ट। आपके पास आंसर तब करेक्ट कंसीडर होगा जब आप सजेस्ट के बाद या तो टू लगा लें या आप उसके बाद टू नहीं लगाते तो फिर आप उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा लें। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर औकात स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये ऑर्डर्ड और कमांडेड में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए सेंटेंस आ जाए कि द कमांडर सेड स्टे इन लाइन, द कमांडर सेड स्टे इन लाइन, और आपके पास यहां पर दो ऑप्शन हो कि द कमांडर ऑर्डर्ड टू स्टे इन लाइन, और दूसरा आ जाए कि द कमांडर कमांडेड टू स्टे इन लाइन, द कमांडर कमांडेड टू स्टे इन लाइन। और आपके पास ऑप्शन सी इस तरह नहीं है कि बोथ ए एंड बी, तो फिर आपके पास कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखिए जब आपके पास फोर्सेस की बात आती है, फोर्सेस की यानी आर्मी की बात आ जाए, पुलिस की बात आ जाए, मिलिशिया की बात आ जाए, लेवीज वगैरह की बात आ जाए, एयरफोर्स वगैरह की बात आ जाए, तो फिर आप वहां पर सेट को कमांडेड में चेंज कर सकते हैं। और अगर जनरल सिचुएशन हो जिसमें हम फोर्सेस की बात नहीं करते हैं तो फिर आप उसमें ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। फिर से सुने कि अगर फोर्सेस की बात हो तो आप वहां पर सेट को कमांडेड में चेंज करें, और अगर आम सिचुएशन की बात हो जिसमें हम फोर्सेस की बात नहीं करते हैं तो फिर आप सेट को ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने ओवरऑल 7 कंटेक्स्ट को डिस्कस कर लिया। नंबर 1 ऑर्डर्ड वाला लगा ले, नंबर 2 कमांडेड वाला लगा ले, नंबर 3 एडवाइज्ड वाला लगा ले, नंबर 4 रिक्वेस्टेड वाला लगा ले, नंबर 5 आपके पास ऑर्डर्ड भी आ सकता है और फॉरबेड भी आ सकता है, नंबर 6 में आप आस्क्ड या टोल्ड लगा सकते हैं, जबकि लास्ट जो आपके पास टाइप है इसमें आप सजेशन वगैरह दे सकते हैं। इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो यही था कि आप जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो बाकी सेंटेंसेस में आप टू लगा सकते हैं, सॉरी दैट लगाएंगे, लेकिन इसमें आप टू को यूज करेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस इन विच वी आस्क सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एटसेट्रा। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं या ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है,
ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके एंड में हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। ये जो हम इस तरह का मार्क लगाते हैं इसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कह सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं, या हम इसको इंट्रोगेटिव मार्क भी कह सकते हैं। ये जो मार्क सेंटेंस के एंड में आता है इसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या हम इसको क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखा है, मैंने इन पे ऊपर लिखा है 1, और यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखा है, इन दोनों को मैंने नाम दिया है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमारे पास दो टाइप्स है। टाइप 1 वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास WH आ जाए, और टाइप 2 हमारे पास वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, या जिसको हम टेंस मार्कर भी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, हमारे पास इसके कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स है। टाइप 1 में WH, जबकि टाइप 2 में हमारे पास क्या आएगा? टाइप 2 में हमारे पास जो है वो एक्सिलरी वर्ब आएगा। अब जब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और इसमें हमारे पास वर्ड सेट आया है, सेट, तो इस वर्ड सेट को हम चेंज कर लेंगे आस्ट में, या हम इसको चेंज कर लेंगे इंटरोगेटेड में, या हम इसको चेंज कर लेंगे वांटेड टू नो में, या हम इसको चेंज कर लेंगे इंक्वायर्ड ऑफ में। आपके पास जो वर्ड सेट आया है आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जिस भी वर्ड में कन्वर्ट करेंगे आपका वो वर्ड करेक्ट कंसिडर होगा। आप सेट को आस्ट में चेंज कर लें, आप सेट को इंटरोगेटेड में चेंज कर लें, आप सेट को वांटेड टू नो में चेंज कर लें, या आप सेट को इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर लें, तो आप जो भी वर्ड लगाएंगे वो ठीक होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, किस चीज से? WH वर्ड से, तो इन इनवर्टेड कॉमास को आप रिमूव कर लेंगे और आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप इनको रिमूव कर लेंगे और आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 सेट वाला हुआ, पॉइंट नंबर 2 इनवर्टेड कॉमास वाला हुआ। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, इस सेंटेंस का जरा स्ट्रक्चर देखिए। पहले हमारे पास WH वर्ड आया है, उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी वर्ब आया है, और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन आया है। पहले WH वर्ड आया है, उसके बाद वर्ब आया है, और उसके बाद प्रोनाउन आया है। हम जब इसको चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज करेंगे? हम इसको चेंज इस तरह करेंगे कि हम पहले WH वर्ड को उसी जगह पर लगा लेंगे, फिर इस प्रोनाउन को हम यहां पर लगाएंगे, और फिर हम उसके बाद एक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बात हो रही है। हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। अब हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल करेंगे। तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे? इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? पहले हम WH वर्ड को अपनी जगह पर उसी तरह रिटेन करेंगे। याद रखें कि आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो भी WH वर्ड आया है आप उसके प्लेस वगैरह को या उस वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। फिर अब हमारे पास क्या आएगा? यू हमारे पास बन जाएगा आई, वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। देखिए यहां पर वेयर के बाद क्या आया है? एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद क्या आया है? प्रोनाउन। यहां पर हमने वेयर के बाद क्या लगा लिया है? हमने उसके बाद लगा लिया है आई, और यानी हमने उसकी जगह पर प्रोनाउन लगा लिया है। फिर उसके बाद हमने जो है वो वर्ब को लगा लिया है, और फिर उसके बाद हमने जो मेन वर्ब है उसको लगा लिया। और चौथा चेंज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कैमरे के करीब आकर आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, सही है? तो वो ये है कि आपके पास ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है आप इसको चेंज करेंगे फुल स्टॉप में। आपके पास ऑप्शन बी इस तरह आएगा, वेयर आई वाज गोइंग, यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। फिर आप लोग चीखना शुरू कर देते कि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन सेम है। तो भाई दोनों ऑप्शंस कभी भी सेम नहीं होते, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। और वो यहां पर जो मेन वाला ट्रिक है वो ये है कि इन लोगों ने आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन भी दिया है और आपको फुल स्टॉप भी दिया है। सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन इज चेंज इनटू फुल स्टॉप। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो क्या आएगा? शी इंक्वायर्ड ऑफ मी what my name was, and you see that we have also changed the order of the sentence। जिस तरह हमारे पास पहले WH वर्ड आया था, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया था, और उसके बाद प्रोनाउन आया था, हमने इसको चेंज करके पहले WH वर्ड लगा लिया, फिर हमने उसके बाद प्रोनाउन लगा लिया, फिर हमने उसके बाद वर्ब लगा लिया, और जब सेंटेंस एंड हो गया तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाए, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप को लगा लिया है। ये तो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप बन गया है। दूसरा टाइप भी बिल्कुल इसी तरह है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एक और चीज की एडिशन करनी है, और वो ये है कि हम जब WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, उसमें हम जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर रहे थे तो उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगा रहे थे। लेकिन यहां पर फिर हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करके
इसकी जगह पर एफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। टाइप 1 में जो हमारे पास WH वर्ड वाला है, हमने जब उसमें क्या कर लिया, हमने जब उसमें इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर लिया तो हमने उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन यहां पर हम जब इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे उसकी जगह पर एफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। बाकी वही वाली चेंजेस होगी कि सेट को आप इन चारों वर्ड्स में चेंज कर लेंगे, इन्वर्टेड कामास एफ और वेदर आ जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या है, एक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद प्रोनाउन है, आप इसको चेंज करके पहले प्रोनाउन और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल, ही वांटेड टू नो इफ दे वर कमिंग, और वही वाला पॉइंट है कि यहां पर हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पर फुल स्टॉप लगा लिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड इज इट इजी, सो शी इंटरोगेटेड वेदर इट वाज इजी। बस बात खत्म। तो ये आपके पास है कि किस तरह आप साइन ऑफ इंटरोगेशन को चेंज करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक दो तीन सेंटेंस है जो कि बार बार ईटा में रिपीट होते हैं, सही है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर सेंटेंस आ जाए, ही सेड इज इट गुड, सेंटेंस नंबर 1, ही सेड इज इट गुड और बैड। दो सेंटेंसेस है, ही सेड इज इट गुड और दूसरा सेंटेंस है ही सेड इज इट गुड और बैड। अब आपके पास आंसर इस तरह है, ही आस्क्ड इफ इट वाज गुड, दूसरा के पास है ही आस्क्ड वेदर इट वाज गुड, इसका आपके पास है ही सेड इफ इट वाज गुड और बैड, और दूसरा आ जाए कि ही आस्क्ड वेदर इट वाज गुड और बैड। अब अगर ऑप्शन सी हमारे पास आ जाए कि बोथ ए एंड बी, तो बस फिर तो बात खत्म, फिर तो हमारे पास ये सारे का सारा लांजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए है कि ही आस्क्ड इफ इट वाज गुड, ऑप्शन बी है कि ही आस्क्ड वेदर इट वाज गुड, और हमने इन दोनों में से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑप्शन ए है और ये हमारे पास ऑप्शन बी है, एंड सेम इज द केस ऑफ दिस MCQs, दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी, और इन दोनों में से हमने एक को सिलेक्ट करना है, तो फिर कौन सा वाला ठीक होगा। मैं फिर से बता रहा हूं दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन repeated so many times in your past papers, so you need to focus on this point, and the point is कि अगर किसी सेंटेंस में और आ जाए, और किसी सेंटेंस में अगर और आ जाए तो फिर उसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो वेदर होगा, और अगर किसी सेंटेंस में और नहीं है तो फिर उसमें राइट ऑप्शन एफ होगा। फिर से बता रहा हूं, ठीक दोनों है, एफ भी ठीक है और वेदर भी ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, मसला ये है, तो फिर कौन सा वाला ठीक होगा। सो एफ or has been mentioned in the sentence, then you will have to put whether with it, and if or has not been mentioned in the sentence, then you will have to use f with it. If you have got option C and option C is both A and B, then definitely you will tick option C, that both A and B are right. But if you look at these two options, in these two options in one sentence f has been given to us, while in the second sentence whether has been given to us, and we have not been told that whether option C is the correct one or not. So in this kind of situation, then you should be looking that if no or has been used, then F is the right option, and if or has been used, then whether is the right option. तो रिवाइज करते हैं, लेक्चर के एंड में हमारे पास दो बातें हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमारे पास WH वर्ड वाला सेंटेंस भी है और हमारे पास F ऑक्सिलरी वर्ब वाला सेंटेंस भी है। अगर ये हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस वाला है तो हम उसमें से इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, और अगर हमारे पास ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला है तो इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके उसकी जगह पर एफ या वेदर लगाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, प्रोनाउन को वर्ब से पहले लेकर आएंगे, एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि आपके पास जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा यू विल चेंज इट इनटू फुल स्टॉप। अच्छा, सबसे पहले उन एक्सेप्शन सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मुझसे जो है वो गलती हुई है। देखिए ये 4 वर्ड्स है, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब ये 4 वर्ड्स आपके पास आएंगे तो आप इनको चेंज करेंगे ग्रीटेड में, जबकि ये 3 वर्ड जब आपके पास आ जाए, गुड नाइट, गुड बाय एंड फेयरवेल, तो इन 3 वर्ड्स को आप चेंज नहीं करते हैं। तो शायद गलती से मैंने इन 3 वर्ड्स में से गुड नाइट की जगह पर गुड मॉर्निंग बोला हो, तो गुड मॉर्निंग को आप चेंज करेंगे ग्रीटेड में। फिर उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद हमने इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया है। आज हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, कि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर विश और डिजायर और प्रेयर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 हमारे पास वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास में आ जाए, टाइप 2 हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास वुड दैट आ जाए,
और उसके साथ हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए। और टाइप 3 हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास स्टार्ट में वुड दैट आ जाए और उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए। फिर से सुने, ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, और इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 में हमारे पास मैं आता है, टाइप 2 में स्टार्ट में हमारे पास वुड दैट आता है और हम उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, जबकि टाइप 3 में हमारे पास वुड दैट आता है और हम उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अब हम इसको जब चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेड की। तो हमारे पास जो वर्ड सेड आया है हम इसको चेंज कर लेंगे विश्ड में, या हम इसको चेंज कर लेंगे प्रेड में, या हम इसको चेंज कर लेंगे डिजायर्ड में। हमारे पास जो ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हमारे पास जो विश्ड आया है, जो हमारे पास प्रेड आया है, या सॉरी हमारे पास जो वर्ड सेड आया है हम उसकी जगह पर विश्ड, प्रेड या डिजायर्ड लगा लेंगे। इन तीनों में से हम जो भी वर्ड लगाएंगे वो हमारे पास ठीक होगा। फिर दूसरा जो हमारे पास चेंज है वो ये कि हमारे पास ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको हम जब रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे दैट। पहला पॉइंट हमारे पास क्या हुआ? पहला पॉइंट ये कि आपके पास जो वर्ड सेड है आपने इसको विश्ड, प्रेड या डिजायर्ड में चेंज कर लिया। दूसरा चेंज आपके पास ये कि जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास है आप उनको रिमूव करके उसकी जगह पर लगा लेंगे दैट। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है अब हम उसकी तरफ आते हैं। देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मे को हम किस चीज में चेंज करते हैं? मे को हम चेंज करते हैं माइट में। इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डिस्कसिंग मॉडल वर्ब्स, ओवर देयर वी सेड दैट मे इज चेंज इनटू माइट। लेकिन यहां पर हम सिर्फ मे को माइट में चेंज नहीं करेंगे बल्कि एक और चेंज भी हमने करना है, और वो कौन सा है? देखिए, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। पहले आपके पास मे आया है और उसके बाद आपके पास यू आया है, यानी इसका मतलब ये कि मे पहले आया है और प्रोनाउन उसके बाद आया है। आप जब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो प्रोनाउन को पहले लगाएंगे और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे? उसके बाद आप माइट लगा लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। आप इसके स्ट्रक्चर को जरूर चेंज करेंगे। मे को आप चेंज कर लेंगे माइट में, लेकिन ये माइट आप प्रोनाउन से पहले नहीं लगाएंगे बल्कि आप उसको प्रोनाउन के बाद लगाएंगे। इधर देखिए, हमारे पास आ जाएगा मदर, प्रेड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा लेंगे। यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो फिर हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम जो भी प्रोनाउन लगाएंगे वो ठीक होगा। तो यहां पर मैं लगा लूंगा दैट आई, मे क्या बन जाएगा? माइट लिव लॉन्ग। मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास ऑप्शन बी इस तरह आएगा, मदर प्रेड दैट माइट आई लिव लॉन्ग, दैट माइट आई लिव लॉन्ग। और फिर इसमें आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि आप ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। तो फिर से सुने कि ये जो माइट आएगा आप इसको प्रोनाउंस के बाद लगाएंगे। अगर आप इसको प्रोनाउन से पहले लगाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड मे दे क्वालिफाई द टेस्ट। तो आ जाएगा द टीचर विश्ड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे? शाबाश, हम यहाँ पर पहले अब प्रोनाउन लगाएंगे। हमारे पास दे आया है, दे हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं तो हम लगा लेंगे दैट दे, और मैं हमारे पास बन जाएगा माइट, और फिर हम लगा लेंगे क्वालिफाई द टेस्ट, दैट दे माइट क्वालिफाई द टेस्ट। तो आपके पास ये क्या हुआ? ये आपके पास बन गया है टाइप 1। टाइप 2, द ओल्ड मैन सेड वुड दैट आई वर अ यंग बॉय। स्टार्ट में क्या आया है? वुड दैट आया है। अब यहां पर आप लोग का ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो रहा है। ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो रहा है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सुने, जब आपके पास वुड दैट आ जाए, वुड दैट, तो हमारे पास रूल ये है कि सिंगुलर के साथ हम वाज लगाते हैं जबकि प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। मैं कहता हूं कि आई वाज प्लेइंग, मैं कहूंगा कि ही वाज राइटिंग, मैं लिखूंगा कि शी वाज प्लेइंग, सही है। तो और अगर हमारे पास प्लूरल आ जाए तो प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, दे वर राइटिंग, वी वर बिजी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगुलर के साथ हमने वाज लगा लिया जबकि प्लूरल के साथ हमने वर लगा लिया। लेकिन जब भी आपके पास वुड दैट आएगा, वुड दैट, तो फिर चाहे आपके पास सिंगुलर आ जाए या चाहे आपके पास प्लूरल आ जाए, आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसके साथ वर लगाएंगे। फिर से सुने, फिर से आपको बता रहा हूं कि जब आपके पास सिंगुलर आता है तो आप उसके साथ वाज लगाते हैं, जब आपके पास प्लूरल आता है तो आप उसके साथ वर लगाते हैं। लेकिन जब आपके पास वुड दैट आएगा तो चाहे आपके पास सिंगुलर आ जाए या चाहे आपके पास प्लूरल आ जाए, आप उसके साथ वर को यूज करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आए हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस चीज में चेंज करेंगे? जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारे पास आ जाएगा
द ओल्ड मैन डिजायर्ड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम लगा लेंगे दैट। अब ये वुड दैट के साथ क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो याद रखें, जब आपके पास वुड दैट आएगा आप इसको ओमिट करेंगे। क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, यानी कंप्लीटली खत्म करेंगे। या आप ये सोचे कि हमारे पास वुड दैट यूज ही नहीं हुआ है, तो आई क्या बन जाएगा, ओल्ड मैन है तो हमारे पास आ जाएगा ही हैड बीन। हैड बीन क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। दूसरा सेंटेंस देखिए, वुड दैट आया है तो मैं वुड दैट को ओमिट कर लूंगा। मैं कहूंगा कि शी विश्ड दैट दे वर आया है तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। अगर ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम किस चीज में चेंज करेंगे, शाबाश, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो हमारे पास आ जाएगा दैट ही हैड बीन प्रेजेंट। तो इस तरह आपके पास जो टाइप 2 है आप उसको चेंज कर लेंगे। फिर अगर आपको याद हो तो टाइप 3 के बारे में हमने कहा था कि इसके स्टार्ट में हमारे पास वुड दैट आ जाता है और ये हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट। तो अब ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस रूल के मुताबिक अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हमने ये बात की थी कि हमारे पास जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। सही है। अब देखिए, ही विश्ड, वुड दैट को क्या करेंगे, शाबाश, इसको ओमिट करेंगे, आ जाएगा दैट। शी हमारे पास थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, शी हैड पास्ड द टेस्ट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने टेंस को चेंज नहीं किया। यहां पर हमने मे को माइट में चेंज कर लिया। यहां पर हमारे पास जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस था हमने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर लिया, लेकिन हमारे पास जब पास्ट परफेक्ट टेंस आया है तो हमने उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। अब लास्ट सेंटेंस आप खुद भी कर सकते हैं, आई डिजायर्ड दैट ही हैड वर्कड हार्ड, दैट ही हैड वर्कड हार्ड। अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास बन गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में फिर से सुने। पॉइंट नंबर 1, वो सेंटेंस जिसमें हम अपने किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, अपने डिज़ायर का इजहार करते हैं, या ऐसी सेंटेंस जिसमें हम दुआ देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स है। टाइप 1 वो है जिसके स्टार्ट में आ जाए, टाइप 2 वो है जिसके स्टार्ट में आपके पास वुड दैट आ जाए और आप उसके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं, और टाइप 3 वो है जिसके स्टार्ट में आपके पास वुड दैट आ जाए और आप उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। आपके पास जो वर्ड सेड है ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि आप इसको विश्ड में चेंज करना चाहते हैं, प्रेड में चेंज करना चाहते हैं, या डिजायर्ड में चेंज करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप उसकी जगह पर दैट लगा लेंगे। मैं हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइट, लेकिन इसके साथ एक और चेंज जो हमने करनी है वो ये है कि यहाँ पर मैं प्रोनाउन से पहले आया है और हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम प्रोनाउन के बाद लगा लेंगे और मैं को हम चेंज कर लेंगे माइट में। फिर जो हमारे पास टाइप 2 है वो हमारे पास ये कि हमारे पास जो वुड दैट आया है स्टार्ट में उसके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो सेड वाला तो वही रूल है कि इन 3 वर्ड्स में चेंज कर लें, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट लगा लें, वुड दैट को कंप्लीटली खत्म करें, और जो आपके पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस आया है आप उसको चेंज कर लें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और जो हमारे पास टाइप 3 है उसके स्टार्ट में हमारे पास वुड दैट आएगा और उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, तो हमारे पास जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो रूल के मुताबिक हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास थे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। समझे जी? बोर्ड बांधने निकल भी होगा। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दोज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन, इसका मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम अपने किसी सडन फीलिंग्स का इजहार करते हैं। सडन फीलिंग्स का मतलब होता है कि आपके पास एक एक्सीडेंट हो जाए और खुद ब खुद आपके मुंह से कोई बात निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गली में जा रहे हो और आपके पीछे जो है वो कुत्ता लग जाए, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, वही वाया, ये क्या हो रहा है। सही है। तो इस किस्म के अल्फाज अब आपने ये प्लान नहीं किया था, बल्कि ये खुद ब खुद आपके मुंह से निकल गए हैं। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, सही है, आपके किसी चीज़ के साथ पाँव टकरा जाता है तो आपके मुंह से निकलेगा वही, और अगर आप थोड़े से ज़्यादा अंग्रेज हैं तो फिर आपके मुंह से निकलेगा आउच। सही है। तो अब ये जो इस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास ये जो वर्ड आता है ये या ये, सही है, ये वर्ड्स असल में इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, बल्कि हम इनको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने सडन फीलिंग्स का इजहार कर सकें। तो इस वर्ड को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इस वर्ड को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब जब आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड को चेंज करेंगे
तो आपके पास जो वर्ड सेड आया है, सेड, आप इसको चेंज कर लेंगे एक्सक्लेम्ड विद में। आपके पास जो वर्ड सेड आया है आप इसको चेंज कर लेंगे एक्सक्लेम्ड विद में। किस चीज में? एक्सक्लेम्ड विद में। और फिर आप उसके बाद सेंटेंस के नेचर को देखेंगे। नेचर का मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें खुशी की बात हो रही है तो आप लिख लेंगे एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस या विद जॉय। अगर आपको लग रहा है कि इसमें खफगान हो रहा है तो आप लिख लें एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर आपको लग रहा है कि उस बंदे को किसी बात पे अफसोस है तो आप लिख लें रिग्रेट। अगर वो सरप्राइज है तो आप लिख लें सरप्राइज्ड। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को चेंज करता हूं कि ही एक्सक्लेम्ड विद। अब आपके ख्याल से हुर्रा इंटरजेक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? जी शाबाश, इसको हम यूज करते हैं जॉय के लिए। इस चीज के लिए? जॉय के लिए। अब जब आपने इसकी जगह पर वर्ड लगा लिया है तो फिर याद रखें आपके पास ये जो इंटरजेक्शन होगा आप इसको खत्म कर लेंगे। अब इस तरह नहीं कि आप दोबारा से इसको यूज करेंगे, बल्कि आप इस इंटरजेक्शन को खत्म कर लेंगे। फिर आपने जब इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर लिया है तो आप इसकी जगह पर लगा लेंगे दैट। याद रखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं इसकी जगह पर लगाते हैं दैट। फिर हमारे पास आई बन जाएगा ही। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, दैट ही हैड क्वालिफाइड द टेस्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, शी सेड ओ या ही हैज टॉप्ड द टेस्ट, तो क्या आ जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड टॉप्ड द टेस्ट। अब देखिए ना, ओ या को हमने क्या कर लिया, इसको हमने रिमूव कर लिया। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पर ऑलरेडी हमने जॉय का वर्ड लगा लिया है। फिर टाइप 2 हमारे पास आ जाएगा, द पुअर मैन सेड अलास आई हैव नो मनी। तो आपके ख्याल से अलास किस लिए हम यूज करते हैं? शाबाश, इसको हम यूज करते हैं सोरो के लिए। सो द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड नो मनी, दैट ही हैड नो मनी। फिर नेक्स्ट, ही सेड ओ गॉड आई मिस द ट्रेन। ये भी हम किस लिए, अगर कोई बंदा ट्रेन को मिस करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो खुश नहीं है, तो आ जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, दैट ही हैज मिस्ड द ट्रेन। अब ये जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 कर लिए ये आसान है, सही है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ज्यादातर आपके पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो टाइप 3 और टाइप 4 से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइप 1 और 2 से नहीं आ सकते। टाइप 1 और 2 से भी आते हैं लेकिन उससे कम आते हैं। टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके पास दो वर्ड्स है, दो, मैं इस जगह को थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम 3 और 4 पे ज़्यादा डिस्कशन कर सकें और आपके जहन में ये बात मुकम्मल बैठ जाए। देखिए हमारे पास दो वर्ड्स है, एक हमारे पास है व्हाट और दूसरा हमारे पास है हाउ। अब ये जो वर्ड हमारे पास है, अगर इन दोनों वर्ड्स के बाद हमारे पास वर्ब आ जाए तो फिर ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज योर नेम, या मैं लिखूं कि हाउ इज इट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले व्हाट आया है और उसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब है, और इस तरह हाउ आया है और उसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी आप सिर्फ इसको थोड़ा सा समझे, सही है, क्योंकि फिर इन चीज़ों पे हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बातें करेंगे, सही है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की बात बता रहा हूँ कि अक्सर औकात आपके पास ये सेंटेंसेस आ जाते हैं और फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हाउ और वर्ड, उसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास आया कौन सा वाला, वर्ब, तो ये आपके पास बन गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और फिर आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव के रूल के मुताबिक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट आ जाए या सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ आ जाए और जो आपके पास वर्ब है वर्ब वो आपके पास सेंटेंस के एंड में आ जाए, अगर आपके पास व्हाट आ जाए और आपके पास हाउ आ जाए, सही है, और आपके पास जो वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में आ जाए, तो फिर ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर से सुने, हाउ और वर्ड ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये आपके पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। इस पे डिटेल पे डिस्कशन कहाँ पर होगी? इस पे डिटेल पे डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगी, सही है। और आपके पास जो हाउ और वर्ड आया है आप इसको क्या कर लेंगे, अगर इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब है तो ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और फिर ये सेंटेंस आपके पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर व्हाट और हाउ सेंटेंस के स्टार्ट में और वर्ब सेंटेंस के एंड में तो फिर ये आपके पास बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस तरह अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं, व्हाट कहाँ पर है? सेंटेंस के स्टार्ट में है, विल भी कहाँ पर है? सेंटेंस के एंड में है,
हाउ कहाँ पर है, सेंटेंस के स्टार्ट में है, आर कहाँ पर है, वर्ब, वो सेंटेंस के एंड में है। तो अगर आपके पास व्हाट और हाउ आ जाए और ये आपके पास एज एन इंट्रागेटिव एडजेक्टिव यूज हो जाए, क्या, एज एन इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, नॉट एज एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन, तो फिर जो आपके पास व्हाट होगा या आपके पास हाउ होगा, आप इसको चेंज कर लेंगे वेरी में, या आप इसको चेंज कर लेंगे ग्रेट में, या अगर आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं तो भी ठीक होगा। कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो फिर मैं कैमरे से निकल आऊंगा और आप लोगों को जो है वो क्या करूंगा, आप लोग को वार्न करूंगा कि आप लोग इस तरह ना करें, सही है। तो गौर के साथ सुने, कंफ्यूज नहीं होना है। वो समझ बेचारे भी मुझे देख रहे हैं कि सर को क्या हो गया है, तो कुछ नहीं हुआ है, समझ, ये असल में स्टूडेंट्स थोड़े से इन सेंटेंसेस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा रिलैक्स करवा रहा हूँ। तो व्हाट और हाउ एज एन इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, तो सेंटेंस में आपके पास व्हाट और हाउ को आप चेंज कर लेंगे वेरी में, या आप इसको चेंज कर लेंगे ग्रेट में, या अगर आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी ठीक होगा। अब देखिए, ये तो पहला पॉइंट हुआ। आप अगर सेंटेंस से वर्ड को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अ शॉर्ट इट विल बी, क्या बन जाएगा, अ शॉर्ट इट विल बी। तो क्या आपके पास अ शॉर्ट इट विल बी ठीक आएगा, जी नहीं। आप इसको जब ठीक लिखेंगे तो ये किस तरह आएगा, आप इसको इस तरह लिखेंगे, इट विल बी अ शॉर्ट। मेरी बात की समझ आ रही है होपफुली। जब मैंने वर्ड को रिमूव कर लिया तो मेरे पास बच गया है अ शॉर्ट इट विल बी। तो अ शॉर्ट विल बी तो हमारे पास ठीक सेंटेंस नहीं है, इसको जब हम ठीक लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, इट विल बी अ शॉर्ट, इट विल बी अ शॉर्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैं लिखूंगा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ये क्या बन जाएगा, इट तो थर्ड पर्सन है, ये अपनी जगह पर रह जाएगा, इट विल क्या बन जाएगा, इट वुड बी अ शॉर्ट, दैट इट वुड बी अ शॉर्ट। तो ये भी हमारे पास ठीक है। लेट सपोज कर रहे हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं तो भी ठीक होगा, लेकिन एक बंदा कहते हैं कि मैंने इसकी जगह पर वेरी या ग्रेट लगाना है, तो आपके पास क्या आएगा, अगर मैं कह दूं कि इट वुड बी अ वेरी शॉर्ट, तो क्या ये ठीक होगा, नहीं, बल्कि यहां पर मैं लगा लूंगा इट वुड बी अ ग्रेट शॉर्ट। तो जिस सेंटेंस में आपके पास हाउ आ जाए और व्हाट आ जाए, सही है, आप अगर उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं तो भी ठीक होगा, और अगर आपने वेरी या ग्रेट लगाना है तो फिर आपने वो सेंटेंस के नेचर के मुताबिक लगाना है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं हाउ को रिमूव कर लूंगा, बन जाएगा टाल द माउंटेन्स आर, तो क्या ये ठीक होगा, नहीं, ये होगा द माउंटेन्स आर टाल, द माउंटेन्स आर टाल। इसको जब मैं ठीक लिखूंगा, द माउंटेनियर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, क्या आएगा, दैट द माउंटेन्स, सेंटेंस हमारे पास कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या आ जाएगा, द माउंटेन्स वर टाल आ जाएगा। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक होगा, लेकिन एक बंदा कहते हैं कि नहीं मैंने वेरी या ग्रेट लगाना है, तो अगर मैं लिखूं कि दैट द माउंटेन्स वर ग्रेट टाल, क्या ये ठीक होगा, नहीं, बल्कि मैं लगाऊंगा दैट द माउंटेन्स वर वेरी टॉल। तो इस तरह आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। फिर द गर्ल सेड, ओ खुदाया द हाउस इज बर्निंग। अब अगर किसी घर पे आग लग रही है तो लड़के क्या होगी, लड़कियां डरेंगी, सही है, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, उनमें इमोशन स्ट्रांग होते हैं। लेकिन लड़के क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर समद वहाँ पर मौजूद है तो समद खड़े हो जाएंगे, मेरी पिक्चर ले लो, पीछे जो आग है वो भी आनी चाहिए कि, और फिर वो कैप्शन दे देंगे कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ हाउस दैट इज बर्निंग। तो खैर वो तो गप लगा रहे हैं, सही है। लेट सपोज यहाँ पर हमने सिर्फ सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लड़के जो है वो डर गई है, तो हम कहते हैं कि द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद फेयर दैट द हाउस वाज बर्निंग। और लास्ट सेंटेंस ये फिर से आपके पास इसी कैटेगरी का सेंटेंस है, क्योंकि स्टार्ट में हाउ आया है और वर्ब आपके पास एंड में आया है, तो हाउ को आप रिमूव कर ले, सेंटेंस बन जाएगा डार्क द नाइट इज। तो आप जब इसको ठीक लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा द नाइट इज डार्क। तो आप लिख लेंगे कि द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद fear that the night was dark. अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक होगा, लेकिन एक बंदा कहते हैं कि नहीं मैंने वेरी या ग्रेट लगाना है, तो हम कहते हैं कि द नाइट वाज वेरी डार्क। तो ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेट से आप गूगल में एंटर करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और आपको एक लिस्ट मिल जाएगा और आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर लें। डिस्कशन ऑन द चेंजेस ऑफ सर्टेन वर्ड्स। If you remember when we started our discussion on direct and indirect narration, we said that when we are converting a sentence from active voice into passive voice, we have to make 7 changes. Change number 1 was identification. Change number 2 was the removal of inverted commas. Change number 3 was to put that in place of the inverted commas. Change number 4 was to make the starting letter of a reported speech a small letter. Then we had to change pronoun. Then we have to change tense, and the last change is change of certain words. तो ये सर्टन वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है,
इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट है जिसकी तरफ आप लोगों ने फोकस करना है। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल सेंटेंस आ जाए, ही सेड दिस इज अ बुक, ही सेड दिस इज अ बुक। तो आप जब इसको चेंज करेंगे, इसका बड़ा सिंपल पॉइंट ये है कि आप यहां पर लगा लेंगे ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर लगा लेंगे दैट, और दिस की जगह पर क्या आ जाएगा, शाबाश, दिस की जगह पर आ जाएगा दैट, दैट वाज अ बुक। तो यहां पर हमारे पास जो दिस आया था हमने इसको चेंज कर लिया है दैट में। अक्सर औकात स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये होती है कि क्या हमारे पास डबल दैट एक साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप डबल दैट को एक साथ यूज कर सकते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि ऑप्शन बी इस तरह आ जाए कि ही सेड दैट वाज अ बुक, और इसके दरमियान इन लोगों ने कामा लगाया हो। तो याद रखें, इन डबल दैट के दरमियान कामा आपने यूज नहीं करना है। अगर आप कामा यूज करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि शी सेड आई एम कमिंग टुडे, आई एम कमिंग टुडे। तो आप जब इसको चेंज करेंगे हमारे पास आ जाएगा शी सेड दैट शी वाज कमिंग। अब हमारे पास आया है टुडे, तो टुडे को हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे दैट डे में। तो टुडे विल बिकम व्हाट, टुडे विल बिकम दैट डे। सो यू कैन सी दैट दीज वर्ड्स आर वेरी मच इजी। आप दिस को चेंज कर लेंगे दैट में, तो दिस को आप चेंज कर लेंगे दोज में, हेयर को आप चेंज कर लेंगे देयर में, नाउ को आप चेंज कर लेंगे दिन में, टुडे को आप चेंज कर लेंगे दैट डे में, और टुनाइट को आप चेंज कर लेंगे दैट नाइट में। टुमारो आपके पास बन जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, जबकि द डे आफ्टर टुमारो आपके पास बन जाएगा 2 days later. Yesterday will become the previous day, the day before yesterday will become 2 days earlier, and hence will become thence. So these points are very much easy for you people. लेकिन ईटा में एक क्वेश्चन आता है जिसका ऑलमोस्ट 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत आंसर लिखते हैं, और उसका हमारे पास एक रीजन है। देखिए हमारे पास सेंटेंस आ जाए he said this is a book, दूसरा हमारे पास है he said this book is new, he said this is a book and he said this book is new। बहुत ज्यादा ट्रिकी पॉइंट है और इस पॉइंट पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा गौर करना है। देखिए हमारे पास आ जाएगा he said that, this हमारे पास बन जाएगा that was a book। तो हमारे पास ये सेंटेंस बन जाएगा he said that was a book। लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस हमारे पास आया है, हम इसको जब चेंज करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो दिस है हम इसको दैट में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको चेंज करेंगे द में, दैट द बुक वाज न्यू। तो अब आपके जहन में ये कंफ्यूजन जरूर होगी कि हमारे पास एक ही वर्ड दिस है, एक सेंटेंस में हम इसको दैट में चेंज कर रहे हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस में हम इसको द में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास जब दिस आ जाए और आपके पास दीज आ जाए और इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास वर्ब हो, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वर्ब आया है, तो फिर आप दिस को चेंज कर लेंगे दैट में और दीस को आप चेंज कर लेंगे दोस में। असल में यहाँ पर ये जो 2 वर्ड्स हमारे पास हैं ये हमारे पास बन गए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपके पास 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीस, दोस। इन 4 वर्ड्स के बाद जब आपके पास वर्ब आएगा तो इन 4 वर्ड्स को आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन इन ही 4 वर्ड्स के बाद, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब दैट आता है और हमारे पास दोस आता है तो इसको तो हम चेंज ही नहीं करते, सही है। यानी अगर आपके पास इनडायरेक्ट नरेशन में दैट आ जाए या इनडायरेक्ट नरेशन में आपके पास डायरेक्ट नरेशन में अगर आपके पास दैट आ जाए या डायरेक्ट नरेशन में आपके पास दोस आ जाए तो दैट और दोस को हम चेंज नहीं करते। हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है दैट इज 2 वर्ड्स, वन इज दिस, अनदर वन इज दैट। तो दिस और दैट, दिस और दिस, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर दिस और दिस के बाद हमारे पास वर्ब आया है, जब दिस और दिस के बाद हमारे पास नाउन आएगा तो फिर यही 2 वर्ड्स हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। फिर से सुने कि दिस और दिस के बाद अगर वर्ब आएगा तो इन 2 वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और अगर दिस और दिस के बाद हमारे पास नाउन आ जाए तो फिर इन 2 वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इस वजह से जब दिस और दिस के बाद आपके पास नाउन आएगा तो फिर आप दिस को दैट में और दिस को दोस में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे द में। तो हमारे पास यहाँ पर दिस के बाद बुक आया है, बुक हमारे पास नाउन है, इस वजह से हमने दिस को जो है वो
द में चेंज कर लिया। हो सकता है कि ये पॉइंट आप लोग के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन फिर से मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने फुल डिटेल में दिस, दैट, दीज, दोज के जो यूसेज है उसको भी एक्सप्लेन किया है, फिर इसके दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको भी डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव और प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें से कहते हैं इस पे भी हमने बात की है। अब सेंटेंस देखिए, ही सेड these are good students। he said these are good students। दूसरा सेंटेंस है he said these students are good। अब सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है और इसमें हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। तो these के बाद क्या आया है, आर आया है, आर हमारे पास वर्ब है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जब दिस और दिस के बाद हमारे पास वर्ब आएगा तो ये हमारे पास बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड दीज स्टूडेंट्स आर गुड। दीज के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आया है, स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन है। तो जब हमारे पास दिस और दिस के बाद नाउन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये दो वर्ड्स हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स है, एक हमारे पास है दिस और दूसरा हमारे पास है दीज। ये वर्ड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है और ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड दैट हैज कम आफ्टर इट। अब अगर इसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा तो दिस हमारे पास बन जाएगा दैट और दिस हमारे पास बन जाएगा दोस। और अगर दिस और दिस के बाद हमारे पास नाउन आ जाए तो फिर ये हमारे पास बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फिर हम इसको चेंज करेंगे द में। किस चीज में, द में। अब देखिए जरा यहां पर हमारे पास सेंटेंस है ही सेड दैट दीज हमारे पास यहाँ पर एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया है। तो जब ये हमारे पास एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा तो दीज को फिर हम किस चीज में चेंज करेंगे, शाबाश, हम इसको चेंज करेंगे दोज में, दैट दोज वर गुड क्वेश्चंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड दैट दीज के बाद हमारे पास क्या आया है, नाउन आया है। तो जब दीज के बाद हमारे पास नाउन आएगा फिर ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो फिर हम इसको चेंज करेंगे द में, दैट द स्टूडेंट्स were good, that the students were good। next example देखिए, she said this is an interesting topic। दूसरा सेंटेंस है कि she said this topic is interesting। she said this is an interesting topic and she said this topic is interesting। अब देखिए दिस के बाद जब हमारे पास वर्ब आ जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब ये हमारे पास एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो दिस को हम चेंज कर लेंगे दैट में। तो हमारे पास आ जाएगा शी सेड दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड दैट दिस के बाद क्या आया है, टॉपिक। टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक हमारे पास है नाउन। तो इस वजह से जब दिस हमारे पास, दिस के बाद हमारे पास नाउन आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे दैट द टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग। तो इस वजह से आप लोग अक्सर औकात कहते हैं कि हमने तो आंसर ठीक लिखा था लेकिन फिर हमारा आंसर जो है वो गलत कैसे हुआ। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ईटा के एग्जामिनेशन में जब अपीयर होते हैं तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को पास करना नहीं होता, उन्होंने ज़्यादा लोगों को फेल करना होता है। और ज़्यादा लोगों को फेल करने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो आपको टेक्निकल चीज़ें दे दें या आपको एक्सेप्शन रूल्स दे दें जिसके ज़रिए से ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने आंसर को गलत लिखते हैं। तो अगर इसको हम रिवाइज करें तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा एजेंडा है कि दिस डेट दीज दोज टू डेट दैट डे टू नाइट दैट नाइट बन जाएगा। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि दिस कभी आपके पास दैट बनता है और कभी कभार ये आपके पास द बनता है। इस तरह दीज आपके पास कभी कभार दोज बनता है और ये कभी कभार आपके पास द बनता है। तो आपने इस चीज़ की तरफ फोकस करना है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यार मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अब आप नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। इसका मतलब ये है कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आपकी जो वीकनेस है आप उसको अपने आप से रिमूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रूल्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, गूगल में आप चले जाएँ, वहाँ पर आप उस सेंटेंसेस को जो है, फॉर एग्जांपल हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कर लिए, आप वहाँ पर गूगल में लिख लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और वहाँ पर आपके पास आ जाएगा अ लिस्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आप उसको जो है वो कवर कर लेंगे। फिर आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपने जो है वो लर्न कर लिए हैं तो आप वहाँ पर एंटर कर ले और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स,
मैं अक्सर औकात अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जिस बंदे की रिवीजन जितनी स्ट्रांग होगी उतना उस बंदे के क्वालिफाई करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बताता हूं कि मैंने जब CSS का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ये समझ मेरे सामने खड़े, आई डोंट नो, वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं हंस रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा हंस ले, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इंसान को स्माइल करनी चाहिए, ठीक है? तो आप भी स्माइल करें, मैं भी स्माइल कर लेता हूँ, अब्दुल्ला भी यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने जब CSS का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर दैट। मैंने बहुत ज़्यादा कोर्स कवर किया था, लेकिन उसमें आई कुडंट क्वालिफाई इन दैट एग्जामिनेशन। देयर वाज समथिंग लेकिंग, और उस चीज़ जिस चीज़ की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर चुका था, मैं उस चीज़ के पीछे लग गया और फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं स्टडी तो करता हूँ लेकिन मेरी जो रिवीजन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो जिस बंदे की रिवीजन जितनी ज़्यादा वीक होगी उस बंदे के पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे। फिर बाद में मैंने जो PMS के टेस्ट दिए, मेरा पहला PMS भी क्वालिफाई हो गया, उसमें मेरी सिर्फ एलोकेशन नहीं हुई, और दूसरे में अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी जो है वो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे की जितनी भी रिवीजन स्ट्रांग होगी उस बंदे की उतनी जो है वो पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक जनरल सा फार्मूला है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एंड दैट इज 20-20-60। लेकिन चूंकि आपके पास अभी टाइम है, अच्छा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ईटा कब होगा, तो ईटा जो है वो अभी कम से कम 2 महीनों में तो उसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। उसके ऊपर जो है वो मीटिंग होती है, मीटिंग कम से कम 2 से लेकर 3 महीने पहले होती है, उसमें डिसीजन होती है और फिर उसके बाद जो है वो ईटा का टेस्ट होगा। और जब भी होगा आपको इससे क्या है, आपको अपने आप काम से काम रखना चाहिए। हमारे लोग पता नहीं क्यों ये जो है वो उन चीज़ों में टाइम ज़ाया करते हैं जिन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। आप अपने आप को इतना तैयार रखें कि अगर कल अनाउंसमेंट हो कि कल ईटा है तो कम से कम आप उसके लिए तैयार हो, बजाय इसके कि आप इस चीज़ के पीछे लगे रहें कि कब होगा, कब अनाउंसमेंट होगी। तो इस चीज़ पे अपना टाइम ज़ाया ना करें। मैं आपको यह अभी इस स्टेज पे इतना बताऊंगा कि आप अपना 40% जो टाइम है वो न्यू रीडिंग पे लगाएं। न्यू रीडिंग का मतलब ये कि आप जो नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं आप उस पर फोकस करें। आप अपना 20% जो टाइम है वो पॉइंट्स मेकिंग पे लगाएं। स्टूडेंट्स याद रखें, जिस बंदे के अपने पॉइंट्स मेकिंग नहीं होते हैं उनके पास होने के चांसेस भी उतने कम होते हैं। ये कौन सी बात हुई कि मैं कभी एक बंदे के पीछे लग जाऊं और मैं उनसे कहूं कि आप मुझे अपने नोट्स दे दे, कभी दूसरे बंदे के पीछे लग जाऊं कि आप मुझे अपने नोट्स दे दे। अब उस बंदे ने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो उसने अपने जहन के मुताबिक बनाए हैं, उसका अपना एक सिस्टम था, उसका अपना एक टेक्निक था जिसके मुताबिक उसने पॉइंट्स बनाए हैं। आपने अपने पॉइंट्स अपने माइंड के मुताबिक बनाने हैं। एक टॉपिक होगा जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, हो सकता है कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो। तो मैं उसके जो पॉइंट्स बनाऊंगा वो मैं अपने तरतीब के मुताबिक बनाऊंगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि अपना जो टाइम है 20% आप जो है वो पॉइंट्स मेकिंग पे बनाएं। इसको हम नोट्स मेकिंग भी कहते हैं और पॉइंट्स मेकिंग भी कहते हैं। और अपना जो 40% टाइम है वो रिवीजन पे फोकस करें। और जब आपका एग्जामिनेशन करीब आ जाए तो फिर तो आप कोशिश करें कि 60 to 80% आपका जो टाइम है वो क्या करें, आप पॉइंट्स मेकिंग या नोट्स मेकिंग पे फोकस करें। तो जिस बंदे की रिवीजन जितनी स्ट्रांग होगी, मैं आपको बता रहा हूं कि उस बंदे के पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे, और जिस बंदे की रिवीजन जितनी कम होगी उसके पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें। एक्टिव पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को हमने जितना डिटेल में डिस्कस कर सकते थे उतना कर लिया है। 15 to 20 ईयर्स के पास पेपर को हमने इनडायरेक्टली यहाँ पर कवर कर लिया है। और अब आप क्या करें कि अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप अपने रिवीजन पे फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।